एपिसोड 1 रिजेक्टेड। कहते हैं दिल्ली इंडिया की जान है। यूथ का जमावड़ा ऐसा लगा रहता है दिल्ली में जैसे शहद पे मधुमक्खियों का झुंड। दिल्ली दिलबरों की है ये तो सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली दिलफ्रेबों की भी है ये कम लोग ही जानते होंगे। यहाँ की लड़के लड़कियां थोड़े एडवांस होते हैं, बिना सोचे समझे किसी को दिल नहीं देते हैं। कहीं प्यार के दो पंछी साथ में आइसक्रीम खाते दिख जाएंगे, तो कहीं दो पंछी एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिख जाएंगे। यहाँ हजारों दिल मिलते हैं और हजारों दिल टूट जाते हैं। दिलों का बिछड़ना और मिलना ये दिल्ली की फैशन है। यहाँ रिश्तों में पैसे देखे जाते हैं, स्टेटस देखा जाता है। तुम अमीर हो तो मैं तैयार हूँ, तुम्हारे चाचा विधायक हैं तो मैं तैयार हूँ। कुछ इस तरह से होता है दिल्ली में दोस्तों के मिलने का रास्ता। खैर, हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली को करीब से जानेंगे। अभी आते हैं कहानी पे। चोर बाजार दिल्ली, शाम का वक्त। चोर बाजार दिल्ली की फेमस जगहों में से एक है, खासकर उनके लिए जिन्हें महंगी चीजें सस्ते दामों में चाहिए होता है। खैर, ये बात तो बात की होती है कि भले ही खरीदा हुआ सामान एक हफ्ता चला कि एक साल, घूम फिर कर वही बात लागू होती है। चाइना का माल, जितना पैसा उतना काम। आज संडे था तो भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। संडे को सारे लड़के और लड़कियां यहाँ घूमते हुए दिख जाएंगे। इनमें भीड़ में खोया हुआ था हमारा हीरो, उसके साथ उसके दोस्त अभी और अमित, दोनों परेशान उसके साथ साथ चल रहे थे। फ्रस्ट्रेटेड, अरे यार, कब से घुमाए जा रहा है हमें, बता तो सही तुझे चाहिए क्या, हो सकता है हम तुम्हारे काम आ जाए। अमित भीड़ में धक्के खा खा कर परेशान हो गया था, और सामने चल रहा उसका दोस्त था कि कब से उन्हें घुमाए जा रहा है। जब अमित परेशान हो गया तब वो खिसियाते हुए बोला था, भाई अमित यार, बस थोड़ी देर और देख, हम अब आ ही गए हैं। वो रहा सामने दुकान। सामने से उसका दोस्त सामने लगी एक छोटी सी स्टॉल की तरफ इशारा करते हुए बोला और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा था। सामने लगा स्टॉल ऑल इन वन वाला था, एक ही दुकान में सब मिल जाता है वैसा वाला। थोड़ी ही देर में तीनों उस दुकान के सामने थे। उस दुकान में एक तरफ कपड़ों को रखा गया था, उन कपड़ों के बीच में बनारसी स्कार्फ थी जो हल्का हरा और हल्का पिंक कलर का था। सामने खड़ा लड़का उस स्कार्फ को दुकानदार से अपनी तरफ देने को बोलता है। तभी दुकानदार ने उसे स्कार्फ देने से पहले बोला, 1000 की है, लेना है तो बोलो, तभी दिखाऊंगा, वरना खली पिली मेरा टाइम फोकट का मत करो तुम सब, वैसे भी आज मार पड़ी है। चलो चलो हवा दो, दूसरे कस्टमर को आने दो। जब दुकानदार ने देखा कि सामने खड़ा लड़का उस स्कार्फ को मांग रहा था तब वह खिंच गया था, क्योंकि सामने खड़े लड़के के शरीर पे दो ही कपड़े थे, एक जीन्स जो देखने में पुराना लग रहा था और एक शर्ट जिसकी ऊपरी बटन टूटा हुआ था। चोर बाजार में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ गरीब लड़के यहाँ आकर सामान देखते हैं और फिर ना लेने का बहाना बनाकर चले जाते हैं, क्योंकि शहर के बड़े दुकानों में जाना मुश्किल जो है, अगर अंदर चले भी जाए तो अंदर का स्टाफ धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। एंग्री, जब सामने खड़े लड़के ने देखा कि दुकानदार उसे उसके कपड़ों से उसे जज कर रहा है तो वह गुस्से में आ गया था। यही हाल उसके दोस्तों का भी था। दुकानदार आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उस लड़के ने जेब से 1000 रुपये निकाले और उसके सामने रखते हुए बोला, ये लो पैसे, पूरे 1000 हैं और मुझे वो स्कार्फ दो। जब उस दुकानदार ने सामने पड़े पैसे को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का ऐसा भी कर सकता है और ये देख उसकी नजरें झुक गई थी। वह थोड़ा लो फील करने लगा था। उसने स्कार्फ उतारा और सामने उस लड़के को देते हुए बोला, ये लो भाई, और माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई थी। सामने खड़े लड़के ने उसके हाथ से स्कार्फ लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। स्कार्फ खूबसूरत था, बेहद खूबसूरत। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे हरे भरे जंगलों के ऊपर गुलाबी आसमान छाया हुआ है। सार्कास्टिक, ओए मेरे हीरो, क्या करने का विचार है? दाल में कुछ काला है, अब हमें भी तो बता, हम भी तो जाने हमारा दोस्त क्या गुल खिला रहा है आजकल। अभी ने उसे छेड़ते हुए बोला और उसके कंधे को दबा दिया था। तभी वो लड़का बोला, बस ऐसे ही। वो इतना ही बोला तभी अभी और अमित दोनों ने उसे दोनों तरफ से पकड़ते हुए बोला, बेटा हमसे चालाकी, हम तेरे दोस्त हैं, अब चल जल्दी से बकना स्टार्ट कर, किसके लिए ले जा रहा है ये? 3 घंटे से हमें तो यहाँ घुमाए जा रहा है, अब बताएगा नहीं तो हम तुझे जाने नहीं देंगे, अमित ने कहा और उसके हाथ से स्कार्फ खींचने लगा। अरे यार, फट जाएगा भाई, काया कर रहा है, बताता हूँ, पहले तो इसे छोड़। अब आया ना लाइन पे, अमित ने कहा और उसका स्कार्फ छोड़ दिया। दोनों शिद्दत से उसे घूरने लगे। अब वो बस सुनना चाहते थे। तभी उसका दोस्त थोड़ा शर्माते हुए बोला, आज मैं ईसा को प्रपोज करने वाला हूँ। जब दोनों ने सुना तो वे खुशी से उछल पड़े। क्या बात है मेरे शेर, अब लगता है कि तू दिल्ली वाला है। जब ठान ही लिया है तो देर किस बात की, चल जल्दी चल मेरे भाई, अमित प्रोत्साहित करते हुए बोला था। आज दोनों अपने दोस्त के लिए खुश थे। ईसा शर्मा कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, उसकी उम्र 19 साल है और वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है।
चेहरा गोरा, आंखें बड़ी बड़ी जिसमें डूब जाने का मन करता हो, लंबे बाल और ऊपर से उसके होठों पे तिल कहर धाते हैं। कॉलेज का हर लड़का उसे ट्राई कर चुका है लेकिन उसने किसी को भी बाब नहीं दिया है। 6 महीने से दोनों दोस्त थे, फिर धीरे धीरे इसे ईसा से प्यार होने लगा और फिर हुआ वही जो होना था। आज ठान लिया कि प्रपोज कर ही दूंगा। उसने आज रात ईसा को हाईवे नंबर 3 पे आने को बोला था। हर दिन वहां लाखों लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं। तीनों पहले अपने रूम पे गए जो कॉलेज के पास में ही था। वहां जाकर पहले उसने खुद को सेट किया, बाल ठीक किए और एक नया शर्ट पहन लिया जो उसने अपनी कमाई के कुछ हिस्सों को सेव करके खरीदा था। करीब 10 मिनट बाद अकेला ही वो लड़का निकल गया था। उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था जो उसने आते वक्त रास्ते से ही खरीद लिए थे और दूसरे हाथ में गिफ्ट किया हुआ वो स्कार्फ जो उसने उस दुकानदार से ही गिफ्ट करवा लिया था। हाईवे नंबर 3 पे कड़ी ईसा बोर हो रही थी। उसने मन ही मन कोसा, इतना लेट कौन करता है, मुझे बुलाकर जनाब खुद गायब है। वो रे दुनिया। ईसा उब गई थी। आसपास खड़े लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। इतने में बादल गरजा, चांदनी रात में अंधेरा छाने लगा। देखते ही देखते सब वहां से जाने लगे थे। वह भी जाना चाहती थी लेकिन वह जा नहीं पाई क्योंकि उसे लियो सामने से आता हुआ दिख गया था। ईसा उसे पुकारते हुए बोली, लव जल्दो करो, बारिश आने वाली है। लियो ने जब ईसा की आवाज सुनी तो वह मुस्कुरा दिया और दौड़कर उसके पास चला आया था। लियो को असली नाम लव अग्रवाल है और पूरी दुनिया उसे लव के नाम से ही जानती है, सिर्फ उसके दोस्त अमित और अभी को छोड़कर, क्योंकि वे दोनों लव का निक नाम जानते थे और लव का निक नाम था लियो। लियो दिखने में गोरा था, काले बाल और उसकी आंखें नीली थी और चेहरे पे मुस्कान हमेशा बनी रहती है। कॉलेज में लियो ईसा से एक क्लास सीनियर है तो उसकी उम्र 21 साल है। खुद का खर्चा चलने के लिए लियो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। अमित और अभी उसके जिगरी दोस्त हैं जो हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। ईसा आगे कुछ कहती कि तभी लियो उसके सामने घुटने के बल बैठ गया और हाथ में लिए गुलाब को आगे उसके सामने कर उसके आंखों में आंखें डालकर बोला, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। लियो एक टक उसके आंखों में देख रहा था। जैसे ही ईसा ने ये सुना तो वह गुस्से में तमतमा उठी। उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। उसने लियो को उठने को बोला। लियो भी हंसते हुए उठ गए और उसके सामने खड़ा हो गया। तभी लियो का चेहरा एकदम से घूम गया था। ईसा ने एक जोर का थप्पड़ दे मारा था लियो को। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के सब उधर ही देखने लगे थे। लियो उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। उसके दिल में दर्द सा उठने लगा था। तभी ईसा ने गुस्से में बोला, तुमने खुद को समझ क्या रखा है? मैंने जरा क्या हंसकर तुमसे बात कर ली? तुम तो मुझे प्रपोज करने चले आए। शकल देखी है अपनी आईने में, चले हो मुझसे इश्क लड़ाने। ईसा के मन में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। उसके इस बात की फिक्र भी नहीं थी कि सामने खड़ा लियो रो रहा है। जब ईसा ने देखा कि लियो के हाथ में कुछ है तो उसने उसे उसके हाथ से छीन लिया और कवर को फाड़कर देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर उस स्कार्फ पे गई तो वह छिड़ गई और उस स्कार्फ को लियो के मुंह पे फेंकते हुए बोली, ये लाए हो मुझे देने के लिए? हर कोई लियो और ईसा को ही देख रहा था। इतने में तेज बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें लियो के दिल में पनप रहे प्यार को धो रहा था। बूंदों के साथ लियो के आंसू भी उस बारिश में मिल गए थे। आसपास बारिश से बचने के लिए छुपे हुए लोग बातें बनाने लगे थे। कितना धिट है ये लड़का। हाँ यार, और देख तो उसकी शक्ल कैसी है। भले ही ठीक ठाक दिख रहा है लेकिन उसके कपड़े, एव, सो चिप। अच्छा हुआ उस लड़की ने खुद ही माना कर दिया वरना मैं खुद जाकर मना कर देता। हाँ यार, तुम सब ठीक बोल रहे हो। ये दिल्ली है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। गरीब लड़के अमीर घर के लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं ताकि उनसे अपना मतलब निकाल सके। हाँ भाई, तू सही बोल है, एकदम 200% राइट। सब आपस में बातें बनाने लगे थे। पर क्या ये सही था किसी को उसके हुलिये पे जज करना? अभी भी ईसा उसे गुस्से में घूरे जा रही थी। उसने उसे चेतावनी देते हुए कहा, अगली बार से अपना शक्ल मत दिखाना मुझे। गिनाती है मुझे तुमसे। लियो ये सब सुन रहा था। उसके दिल में हलचल मचा हुआ था। उसके आंसू बारिश में मिलकर दिख नहीं रहे थे। बारिश में कहीं खो जाना क्या होता है? आज लियो देख पा रहा था। ईसा गुस्से में उसे घूर वहां से चली गई थी। धीरे धीरे आसपास के लोग भी जाने लगे थे। लियो आसमान में देख रहा था। वो दर्द में भी मुस्कुरा पड़ा। वह बैठा और जमीन पे पड़े स्कार्फ को उठा लिया था। रात के 11 बज रहे थे और उस हाईवे पे लियो अकेला था। वो खुद को मार डालना चाहता था, इसलिए उसने हाईवे पे दौड़ लगा दी। बारिश में वो दौड़ता रहा। जब उसकी सांसें रुकी तब वह एक पुल के सामने था। वो रोता हुआ उस पुल के ऊपर चढ़ गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, आई लव यू ईशा, आई लव यू सो मच। उस बारिश में उसकी आवाज गरजते बादल की तरफ गूंज रही थी। क्या लगता है आपको लियो का अगला कदम क्या होगा? एपिसोड 2, फरिश्ता।
उसके मन में कई सारे सवाल थे जिसका जवाब किसी के पास ना ही था। क्यों क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? मैं क्या बिगाड़ा है किसी का प्यार करना गलत है? भगवान, आपने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। आपने मुझे डर डर की ठोकरें खाने के लिए दिल्ली के सड़कों पे छोड़ दिया फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। अपने शब्दों पे और जोर देते हुए आगे बोला, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा भगवान। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। एक ईसा ही तो थी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था और करता रहूंगा। आपने उसे क्यों छीन लिया? उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे और पुल के ऊपर जाकर खड़ा हो गया था। पुल की गहराई और उसमें तेजी से बह रहा पानी ये साफ साफ चीख चीख कर बता रहा था कि उसमें कूदना अपने मौत के बुलाने के बराबर है। लेकिन लियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो कूद कर जान दे दे या फिर नया रास्ता बनाए। लेकिन ईसा के बिना उसे ये सब नहीं करना था। उसे आत्महत्या करना ही सही लगा। वो कूद ही जाता अगर पीछे खड़ा आदमी उसे रोकता नहीं। बुजदिलों के महफिल में आए हो सनम, जरा कूद कर तो देखो, कल तुम्हारा नाम भी पेपर के होर्डिंग में कायरो के संदर्भ में लिखा जाएगा। ये दुनिया तुझे काय कहेगी मेरे दोस्त। सामने खड़े आदमी ने उससे कहा तो लियो के पैर ठिठक कर रह गए। लियो ने देखा कि वह आदमी उसी तरफ बढ़ने लगा है तो वह बोला, देखो, मेरे पास मत आना वरना मैं कूद जाऊंगा। सामने खड़ा आदमी ने देख कि लियो नहीं मान रहा है तो वह वहीं रुक गया और उसके कूदने से मना करते हुए बोला, नहीं नहीं, कूदना मत मेरे भाई, देख जान देना कहा कि समझदारी है हान। तू नीचे आ जा मेरे भाई। वह आदमी उसे बचाना चाह रहा था। भला कोई कैसे किसी को मरता हुआ देख सकता है? वह उसकी हालत देख समझ पा रहा था कि वह अंदर से कितना परेशान है और जिंदगी से हारा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए वह थोड़ा चिंता करते हुए बोला, देख मेरे दोस्त, हिरन तो आखिरी सांस तक शेर से लड़ता है। उसे एक एक सांस की कीमत का पता होता है। उसे जीना है। वो एक जानवर होकर जीना चाहता है जो बोल नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, फिर भी वह जीना चाहता है और तुम मरना चाहते हो। मेरी बात मानो, अगर तुम सफर के मुसाफिर हो तो लड़ना सीखो। ऐसे हार मान लेने से तुम्हें क्या लगता है? तुम जो ये कर रहे हो ऊपर वाला तुम्हें माफ कर दे। बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, उस आदमी ने समझाते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है और वह लियो में आत्मविश्वास भरना चाहता था। बारिश और तेज होने लगी थी। बारिश की बूंदें लियो को सुकून तो दे रहा था पर उसके अंदर जल रहा वो आग कैसे मिटेगा? ईसा के लिए उसका प्यार बारिश भी कम नहीं कर पा रही थी। वह रोते हुए बोला, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरा कोई नहीं है, ना माँ, न ही बाप, ना जमीन और ना ही पैसे, कुछ नहीं है। एक ईसा थी जिसने आज मुझे ठुकरा दिया। उद्धरण चिन्ह। नहीं मेरे मेरे दोस्त, आज से मैं हूं तुम्हारे साथ। उस आदमी ने बीच में लियो के बातों को काटते हुए कहा और उसके देखने लगा जो अभी भी उस पुल के रेलिंग पे खड़ा था। तभी लियो बोला, पर उसका क्या फायदा, उससे मुझे ईसा तो नहीं मिलेगी। लियो ने जैसे ही ये कहा तो वह हंसते हुए बोला, तो क्या एक भाई का मिलना या दोस्त का मिलना अच्छा नहीं होता? उस आदमी ने ये जैसे ही कहा तो लियो उसे देख देखता ही रह गया। तभी वह आदमी आगे बोलता है, मेरी आनो तो नीचे आ जाओ, मुझे अपना दोस्त समझ लो और मेरा हाथ पकड़ लो। मैं भी इस दुनिया में तुम्हारी तरह अकेला हूँ। खुद को एक मौका दो, मेरा विश्वास मानो, हम आसमान छुएंगे और ये दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। लियो ने ये सुना तो वह सोचना लगा, फिर बोला, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तभी सामने खड़ा आदमी हंसते हुए बोला, तो कामयाबी मिली तो साथ में आसमान छुएंगे और अगर नहीं मिली तो साथ में डूबेंगे। हाँ पर उड़ेंगे जरूर। और बात रही आगे की तो कामयाब नहीं हुए तो अगली बार इस पुल पे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दोनों साथ में डूबेंगे, उसने कहा और मुस्कुराकर अपने हाथ बढ़ा दिए थे। उसके हथेलियों पे बारिश की बूंदें गिर रही थी। ये साफ था कि पकड़ रहो हो तो मजबूत बनो और फिर पकड़ो वरना हाथ तो फिसलेंगे ही। लियो उस हाथ को देख रहा था। उसके अंदर अजीब सी कसमकस थी। एक कोना कह रहा था कूद जा, तुझे ईसा नहीं मिलने वाली है, और दूसरा कोना कह रहा था हाथ पकड़ ले और एक नई उड़ान भर, क्या पता ईसा तुझे मिल जाए। बहुत देर सोचने के बाद लियो ने आखिरकार उसका हाथ पकड़ ही लिया। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा तो उस आदमी ने उसे नीचे खींच लिया। उसने उसे गले से लगाते हुए बोला, अच्छा डिसीजन है तुम्हारा, इससे साफ पता चलता है तुम्हारे अंदर हिम्मत है, बस इसे हवा देने की जरूरत है। जब लियो ने उसका हाथ पकड़ा था तब वो अंदर ही अंदर खुश हो गया था। वह आगे बोला, मेरा नाम विश्वास है और आज से तुम अपना भाई समझ लो। जब थामा है मेरा हाथ तो चलो मेरे साथ, और मैं शायर भी हूं तो मेरे बकबक से परेशान मत होना मेरे भाई। वह जैसे ही ये बोला तो लियो मुस्कुरा उठा। विश्वास की बातें इतना अच्छा लगने की लियो अपना सारा दर्द भूल बैठा था। लियो कुछ सोचते हुए बोला, तो भाई आप यहाँ कैसे? तभी विश्वास बोला,
मैंने बोला था ना, सफर का मुसाफिर हूँ, जिंदगी जीने निकला हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब लियो को उसकी बातें समझ नहीं आई तो वह कंफ्यूज्ड होकर उससे पूछता है, मतलब मैं समझा नहीं। विश्वास समझाते हुए बोला, अरे मेरा कहने का मतलब, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मुंबई जा रहा था, बारिश होने लगी और फिर तुम मिल गए। सोच रहा था मुंबई जाकर कोई कम करूं, लेकिन अब मैं तुम्हें बड़ा बनते देखना चाहता हूँ। भाई बने हो वो भी छोटा, तो मैं पहले अनुज का देखूंगा ना, बाद में अपना देख लूंगा, वह बोला और उसके कंधे पे हाथ रख दिया था और बारिश ला मजा लेते हुए बोला। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बहते हुए आंसू बारिश में दिखाई नहीं देते। उसकी कही हुई बातें लियो समझ पा रहा था। दोनों बारिश में भीग रहे थे, दोनों का अकेलापन आज मिट गया था। लियो सब भूल गया था और सब कुछ भूल गया था, बस ये नहीं कि उसे ईसा से प्यार है। उसके बाद दोनों मुंबई के लिए निकल गए थे। दोनों का फिर से चालू हो गया था, सफर का मुसाफिर हूँ, जिंदगी जीने निकला हूँ। हल यही है मेरा, हकीकत भी, वर्तमान यही है मेरा। 6 साल बाद, देखते ही देखते 6 साल निकल गए थे। आज दिल्ली के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में बड़े बड़े बिजनेसमैन की मीटिंग होने वाली थी। ये ऑडिटोरियम कॉलेज के पास में ही था, तो कॉलेज के सारे बच्चों को इनवाइट किया गया था। हजारों की संख्या में लगे वो कुर्सियां और स्टेज पे बना सबसे बड़ा सिंहासन सब अलग था। उसे देख आंखों में चमक आ जाना तो लाजमी था। ऑडिटोरियम पूरा सजा हुआ था, ऐसा लग रहा था चारों तरफ लगे वो सजावट किसी बड़े इंसान के आने का इशारा कर रहे थे। ये वही कॉलेज था जो जिसमें लियो और ईसा पढ़ते थे। कॉलेज के सारे बच्चे आने लगे थे। ईसा भी इस कॉलेज से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और उसने बिजनेस की पढ़ाई की थी, तो वह भी आज आ गई थी। बीच के कुर्सियों में बैठी ईसा सबसे खूबसूरत दिख रही थी। उसके होठ गुलाबी और आंखों में सना काजल किसी को भी घायल कर दे। आज ईसा सबके निगाहों पे थी, हर कोई उसे ही देख रहा था। उसके साथ आई उसकी दोस्त वाणी जो कॉलेज से उसके साथ थी। वो उसे छेड़ते हुए बोली, हाय मेरी गुलाबो, आज किसे अपने अदाओं से घायल करने का इरादा है? देखो तो सब तुम्हें ही लाल टपकाए देख रहे हैं। जब वाणी ने ये कहा तो ईसा को शर्म आने लगा। वह आने दिखाते हुए बोली, अब तू बकवास करना बंद कर, मुझे किसी को घायल नहीं करना है। आज वाणी की बातें ईसा को थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो झेपते हुए बोली थी। अब तक ऑडिटोरियम पूरा लोगों से खचाखच भर चुका था। पीछे स्टूडेंट्स थे और आगे के कुर्सियों पे शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे। सैम आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे और ये सारी बातें ईसा और वाणी सुन रही थी। CH3 मिस्टर हैंडसम रीकैप। विश्वास के बोलते ही चारों तरफ तालियों की आवाज गूंजने लगी। विश्वास के चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार थी। वो चारों तरफ देखते हुए बोला था। विश्वास का ऑरा अलग था, जो किसी मुर्दे में भी जान डाल दे। और विश्वास ने यही काम 6 साल पहले किया था और आज उसका मुकाम किसी का मोहताज नहीं है। इंडिया का सबसे बड़े बिजनेसमैन का बड़ा भाई है विश्वास। नाउ विश्वास अपनी चमकते हुए आंखों से चारों तरफ देख रहा था। उसके आंखों के सामने 6 साल का स्ट्रिगले तैरने लगा था। कितने दिन ऐसे गुजरे थे जब दोनों भूखे किसी चौराहे पे सोए थे। कितने दिन ऐसे गुजरे थे जब दोनों ने लोगों के ताने सुने थे। कितने दिन ऐसे आए होंगे जब दोनों के दिल में फिर से ये ख्याल आया होगा कि अब बहुत हुआ, चलो हम आत्महत्या कर लेते हैं। पर लियो की मेहनत ने सब ढक दिया। आसमान के वो गरजते बादल छट गए थे और फिर एक नया सवेरा हुआ। आज खुद को उस जगह पर महसूस कर विश्वास का सीना चौड़ा हो था। उसने 6 साल पहले लियो में जो उसने देख था, आज वो उसके सामने था। लियो सच में उसके उम्मीद पे खड़ा उतरा था। विश्वास मुस्कुराया और बोलने लगा, बदलती हुई दुनिया में शोर कितना है, क्या किसी की उसकी आहट भी सुने नहीं देती? विश्वास ने जैसे ही ये कहा तो सारा ऑडिटोरियम गूंज उठा। सब एक साथ बोल पड़े, नहीं नहीं, हमें आपकी आहट सुनाई दी थी। विश्वास मुस्कुराया उन लोगों के बातें पे। शायद विश्वास के कहने का मतलब किसी ने नहीं समझा था। विश्वास फिर से बोला, तो क्या आप लोग मिस्टर इनविजिबल हैंडसम मैन से मिलना नहीं चाहेंगे? बेसब्री से हमें उनका इंतजार है। ऑडिटोरियम के हर कोने से ये आवाज आया। जब इतना बेसब्र हो रहे हैं आप लोग तो ढूंढ क्यों नहीं लेते? क्या पता आपके बगल में ही बैठा हो और आप उसे पहचान ना पाए। विश्वास की नजरें चारों तरफ थी, क्योंकि वह जानता था लियो कभी सामने आना पसंद नहीं करता है। यही वजह रही है कि आज तक लियो को किसी ने देखा ही नहीं था। विश्वास के बातों को समझ ऑडिटोरियम का हर शख्स एक दूसरे को घूरने लगा। फिर सबका शेम रिएक्शन आता, ये नहीं हो सकता मिस्टर हैंडसम। रैंडम पीपल, सर आप हमारे साथ मजाक कर है ना? अगर सर यहाँ होते तो हम उन्हें पहचान जाते ना। हाँ हाँ भाई, तुम सच बोल रहे हो, हमारे साथ धोखा हुआ है। सर अगर सच में मिस्टर इनविजिबल यहाँ है तो वे सामने क्यों नहीं आते? सामने माइक के पास खड़ा उन्हें देख मुस्कुरा रहा था। कितने भोले हैं ये लोग, या फिर लियो का जादू है इन पे? किसने कहा कि वो हमारे बीच नहीं है? आपने उसकी गिनती अमीरों में कर ली है।
जरा गरीबों के गिरेबान में झक कर तो देखिए। खैर, आप इन बातों को छोड़िए और हम आते हैं अपने पॉइंट पे। बिजनेस का मीटिंग है तो बिजनेस की बातें कर लेते हैं। इतना बोल वो शांत हो गया। तभी उसके पीछे लगा बड़ा सा प्रोजेक्टर चलने लगा था। सब उस तरफ देखने लगे थे। इतने में एक लड़का जो ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहना था वो आया। उसके हाथ में रिमोट था। चेहरे पे मास्क और बाल जेल से सेट किए हुए थे। उसका ऑरा सबसे डिफरेंट था और चमकदार भी। उसने रिमोट का बटन दबाया तो सामने स्क्रीन पे दिल्ली के सबसे बड़े मॉल का 3D मैप दिखने लगा। उसने मैप के सामने इशारा करते हुए बोला, ये है दिल्ली का सबसे बसे मॉल का 3D डिजाइन और हम इसे दिल्ली के सबसे फेमस जगहों में शुमार करना चाहते हैं। मीटिंग चलती रही थी। उस लड़के की आवाज में एक अलग ही कसीस था जो सबको सुनने पे मजबूर कर रहा था, लेकिन कोई उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसका चेहरा मस्का से कवर था। सिर्फ विश्वास ही था जिसके चेहरे पे सुकून था और वो उसे गौर से देख मुस्कुरा रहा था। उधर बीच में बैठी ईसा जो बार बार उस लड़के को देख रही थी, उसे उसकी आंखें चुभ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं तो मैंने इसे देख है पर कहाँ याद नहीं आ रहा है। उसने अपने दिमाग में उमड़ रहे सवालों को झटका और प्रोजेक्टर पे ध्यान देने लगी। कुछ देर मीटिंग होने के बाद मीटिंग का एंडिंग पॉइंट आ गया था। तो ये है हमारे बिजनेस का न्यू मॉडल और अगला प्रोजेक्ट। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आप में से 10 न्यू स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका हमारे साथ काम करने का। जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। चारों तरफ बातें होने लगी। सबके चेहरे पे खुशी की लहर तैर आया था कि हम में से 10 को मिलेगा मिस्टर हैंडसम के साथ काम करने का मौका। लड़कियों में तो मनो जैसे रेस सी लगने वाली थी। उसके बाद स्टेज पे खड़ा लड़का सबका अभिवादन किया और फिर चला गया। सब उसे जाते हुए देख रहे थे। ईसा भी उसे गौर से घुरकर देख रही थी। उसकी आंखें छोटी हो गई थी लेकिन वह उसे पहचान ना सकी। ऑडिटोरियम से मीटिंग खत्म होते ही सबको फॉर्म भरना था जिसकी जानकारी दे दिया गया था। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाने वाले था। इधर मीटिंग खत्म होते ही सबको फिर से विश्वास की कही हुई बातें याद आने लगी। सर, आपने तो कहा था कि मिस्टर हैंडसम आएंगे, तो कहाँ है वो? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? एक लड़का जो कब से मिस्टर हैंडसम का वेट कर रहा था और जब लियो अभी तक नहीं आया तब वो लड़का फ्रस्ट्रेट होकर बोला गया था। विश्वास उसके लड़के के क्वेश्चन के हंस दिया था। वो मुस्कुरा कर बोला, किसने कहा मेरा भाई यहाँ आया ही नहीं? वो आया और चला भी गया। आपकी नजरें थी जो धोखा खा गई। सब विश्वास की बातें सुन रहे थे और सबके जुबान पे एक जवाब था, कहा हमने तो नहीं देखा। विश्वास हंसा और बोला, अभी अभी जो यहाँ खड़ा था, लंबा कद, गोरा चेहरा, बाल काले, आंखें काली भूरी और शब्दों में रोवाब, चेहरे पे मास्क। कौन था ये? जी हाँ, यही तो था, मिस्टर इनविजिबल हैंड्सम मैन। सब चुन गए विश्वास के बातों को सुनकर। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। रैंडम पीपल शॉक्ड। क्या अभी अभी जो वो खड़ा था वही मिस्टर हैंडसम थे और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाए? हाँ यार, कितने बड़े बुद्धू हैं हम। हमारे सामने इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन खड़ा था और हम उसे पहचान ही नहीं पाए। मुझे तो पहले ही उस पे शक हो रहा था। देखा नहीं तुम सबने उसके बात करने के स्टाइल में कितना रोवाब था? अरे भाई, जब उसने बोलना शुरू किया था तब मरे रोंगटे खड़े हो गए थे। काश हम उनका चेहरे देख पाते तो कितना अच्छा होता ना। लोगों में खुसुर फुसुर होना शुरू हो गया था। तभी विश्वास के आवाज ने उन्हें उसकी तरफ देखने पे मजबूर कर दिया था। चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी आपके पास मौके हैं। आप में से 10 लोगों को मेरे भाई के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो तैयार हो जाए। विश्वास ने गहरी सांस ली और फिर बोला, मैंने अपने भाई को टूटते हुए देखा है। उस वक्त को जब याद करता हूं तब मुझे एक शायरी याद आ जाती है। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं। एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो मेरे भाइयों, मैं जाने से पहले यही कहूंगा कि अगर आप मेरे भाई को देखना चाहते हैं तो थोड़ा मेहनत कीजिए, फॉर्म भरिए और इंटरव्यू पास कीजिए और फिर मैं खुद आपको भाई से मिलाने लेकर चलूंगा। जिस तरफ मेरे भाई ने ऊंचाइयों को छुआ है, आप भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बाय बाय। विश्वास इतना बोल वह से जाने लगा। उसे जाता हुए सब देख रहे थे। हर किसी के आंखों में विश्वास के लिए रिस्पेक्ट दिख रहा था। सब जानते थे मिस्टर हैंडसम को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ विश्वास का ही था। आज मिस्टर हैंडसम एक ऐसा नाम बन चुका था जो इनविजिबल होकर भी सबके दिलों में बस गया था। हर कोई उसे एक झलक देखना चाहता था। विश्वास के जाते ही सब में बातें होने लगी। तो वही बैठी वही ईसा से विश्वास के चेहरे को याद करते हुए बोली, कितना कूल है ना यार। इतने बड़ा बिजनेसमैन का भाई होने का बिल्कुल घमंड नहीं है उसे। और कितनी आसानी से सबको चमका देकर मिस्टर हैंडसम निगल गए थे। देखा ना तूने? वाणी अपने गाल पे हाथ रख उसके सहलाते हुए बोली थी। आसपास बैठी लड़कियों का यही हाल हो रखा था।
हर लड़की उस मार्क्स के पीछे वाले चेहरे को अपने दिल में बसा लेना चाहती थी। सबके दिलों में अब मिस्टर हैंडसम बसे हुए थे। सबके चेहरे टमाटर की तरह लाल हो गए थे उस आंखों को याद करके। लियो के शब्द हर लड़की के दिलों में गूंज रहा था। सब उसे खुद में बसा लेना चाह रही थी। इधर कब से सोच में डूबी ईसा थोड़ा हिचकते हुए बोली, मैंने कहीं तो उसे देखा है, पर कहाँ मुझे याद नहीं आ रहा है। तभी उसे सवालिया नजरों से देख वाणी बोली, किसे, किसकी बात कर रही है ईसा तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईसा फ्रस्ट्रेट हो गई और वह थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, वही मिस्टर इनविजिबल को कहीं तो मैंने देखा है, पर याद नहीं आ रहा है। ईसा के ऐसे कहने पे वाणी हंस पड़ी। उसे तो लग रहा था कि ईसा सपने देख रही है, तभी तो वो दिन में बहकी बहकी बातें कर रही है। वो मजाक करते हुए बोली, तू एक काम कर ईसा, तू ना अपना इलाज करवा, आजकल तुझे सपने कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। वैसे मैं तो चली फॉर्म भरने, मैंने पता किया है, फॉर्म्स लिमिटेड ही हैं। जैसे ही ये बात वाणी ने कहा, ईसा झट से उठी और हट बढ़ा कर बोली, नहीं नहीं, ऐसे कैसे, चल जल्दी, हमारे रहते फॉर्म्स खत्म कैसे हो सकते हैं। दोनों जल्दी से उठी और साइबर वाले की तरफ दौड़ी। साइबर वाला कॉलेज के पास में ही थे तो उन्हें वहां जाना था। इधर सब अपने अपने पहचान वाले के पास जान लगे थे क्योंकि फॉर्म भरना था और वो लिमिटेड ही था। उसी भीड़ में एक लड़की धक्के खा रही थी। वो कभी इधर हो जाती तो कभी उधर, धक्के खाते खाते वो कब बाहर आ गई उसे पता ही नहीं। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तब उसने अपना पर्स चेक किया। अपना पर्स देख वो चौंक गई क्योंकि उसके पर्स के चैन खुले हुए थे और उसके पैसे किसी ने मार लिए थे। शायद कोई चोर था जिसने धक्के की आड़ में उसके पर्स को खाली कर गया था। उसके आंखों से आंसू बस निकले। उसने दिन रात मेहनत करके ये पैसे कमाए थे। आज उसे एक मौका मिला था कि अपनी जिंदगी बेहतर करने का। वो रोते हुए बोली, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इतने पैसे कौन देगा मुझे? फॉर्म भरने में 1000 रुपये लगने वाले थे और उसके पास एक भूती कौड़ी भी नहीं था। वो जहाँ पे काम करती थी वो का मालिक एक नंबर का ठरकी और हरामी था। वो उसे 1 रुपया भी नहीं देने वाला था। क्या लगता है आप लोगों को, कब आएगा लियो सामने? और कौन थी वो लड़की, किसने चोरी किए उसके पैसे, और क्या ऐसा फॉर्म भर पाएगी? तो उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी अच्छा लग रहा होगा। अगर हाँ तो कमेंट कीजिए और लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए आप लोग। और अभी कहानी तो स्टार्ट हुआ है, नावेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। एपिसोड 4 ऑफ अ रीकैप। अपना पर्स देख वह चौंक गई क्योंकि उसके पर्स के चैन खुले हुए थे और उसके पैसे किसी ने मार लिए थे। शायद कोई चोर था जिसने धक्के की आड़ में उसके पर्स को खाली कर गया था। उसके आंखों से आंसू बस निकले। उसने दिन रात मेहनत करके ये पैसे कमाए थे। आज उसे एक मौका मिला था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह कि अपनी जिंदगी बेहतर करने का। वह रोते हुए बोली, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इतने पैसे कौन देगा मुझे? फॉर्म भरने में 1000 रुपये लगने वाले थे और उसके पास एक भूती कौड़ी भी नहीं था। वह जहाँ पे काम करती थी वह का मालिक एक नंबर का ठरकी और हरामी था। वह उसे 1 रुपया भी नहीं देने वाला था। नाउ हर किसी को अब लियो के कंपनी में जॉब लेना था। आज के दौर में लियो यूथ का इंस्पिरेशन बन चुका था। हर कोई उसकी तरह बनना चाहता था। लियो ने जो कर दिखाया था वह काबिले तारीफ था। आज इंडिया के हर बड़े से बड़े बिजनेस में शेयर होल्डर था और उसका पोजीशन का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बिना किसी भी मीटिंग को करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। 6 सालों के बाद लियो एक ब्रांड बन चुका था। एल कॉर्पोरेशन में आज हर कोई अपना किस्मत आजमाना चाहता था। कहा जाता है अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसके मिलाने में जुट जाती है। वह लड़की दौड़ती हुई एक साइबर में गई जहां अभी भी कुछ लड़की का जमावड़ा लगा हुआ था। वह हर बार यही आया करती थी अपने फॉर्म को भरने के लिए। उस साइबर का नाम लोकेश साइबर हब था। जैसे ही वह साइबर में आए तो वह देखती है सबसे लास्ट वाले कोने में एक साइबर वाला बैठा। वह उस साइबर का मालिक ही था, लोकेश। वह जल्दी से उसके पास चली आई। लोकेश जो पहले से ही किसी काम में बिजी था वह अपनी आंखें टेढ़ी की और तो उसे उस लड़की की झलक दिखाई दे गई। वह उसे देख मुस्कुराया और बोला, मीरा तुम यहाँ, सब ठीक तो है? जब मीरा ने उसके मुंह से अपना नाम सुना तो उसे थोड़ी तसल्ली हुई। चलो कम से कम ये तो मुझे जानता है, हो सकता है मेरे लिए यह मेरा फॉर्म उधार में भर दे, बाद में चुका दूंगी। मीरा के ख्याल में ये सवाल आया। मीरा नाम जितना मीठा है उसका बिहेवियर भी उतना ही स्वीट है। मीरा की 20 साल है। मीरा के बारे में बात करें तो उसकी लंबाई 5.4 इंच है। चेहरा हल्का गोरा, गुलाबी होठ और थोड़ी छोटी नाक, काली आंखें जिसमें काजल लगे तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए। आवाज में मीठापन और उसके लंबे काले बाल जो कमर तक आते हैं। काप से हमेशा सिंपल ही पहनना पसंद करती है और उसे पंजाबी सूट बहुत पसंद है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। पिताजी बचपन पे ही चल बसे थे। अब उसकी जिंदगी उसकी माँ और उसके छोटे भाई के इर्द गिर्द सिमट कर ही रह गई थी। अपने खर्चे को चालने के लिए मीरा एक फूड रेस्टोरेंट में काम करती है।
मीरा साइबर वाले से बोलने में हिचक रही थी, जिसे साइबर वाले ने भांप लिया था। मीरा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? लोकेश उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोला। उसे तो आज मीरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये बात मीरा नहीं जानती थी कि लोकेश उसे पाना चाहता है। उसने आज तक मीरा जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। सादगी से भरी हुई मीरा जो अंधेरे में दीमक की तरफ जल उठे, वैसी थी हमारी मीरा। मुझे एल कॉर्पोरेशन में ज्वाइन करने के लिए फॉर्म भरना है। मीरा हिचकते हुए बोली थी, क्योंकि वह पहले से ही थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आज उसे लोकेश की नजरें कुछ अलग ही लग रही थी। यह भी लोकेश बोला, ओह हाँ, अभी अभी लिंक एक्टिवेट हुआ है। हजारों लड़के लड़के फॉर्म्स भर रहे हैं। 1050 रुपये लगेंगे। 1000 फॉर्म के और 50 मेरे साइबर के फीस। तो बोलो, भर दूं तुम्हारा फॉर्म? लोकेश मीरा को अभी भी स्कैन किए जा रहा था, जैसे वह उसकी जिस्म का नाप लेना चाहता हो। मेरा थोड़ा पीछे हो गई, क्योंकि लोकेश ने अपनी कुर्सी उसकी तरफ खिसका लिया था। वह थोड़ा घबराई सी बोली, मेरे पास रुपये नहीं है। ओह, किसे नीचे चोरी कर लिए? लोकेश ने ये जैसे सुना तो उसके मन में कुछ चलने लगा। वह शॉक्ड होने का नाटक करते हुए बोला, क्या? पर कैसे? तो अब तुम क्या करोगी? लोकेश के शब्दों ने जैसे मीरा को डरा दिया था। लोकेश बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैं आपके जल्द ही लौटा दूंगी। इस महीने की सैलरी मुझे मिलने ही वाली है, तो मैं आपको दे जाऊंगी। आज प्लीज मेरा फॉर्म भर दीजिए। मीरा ने नजरें झुकाए हुए ही कहा। वह जब भी नजर उठाती तो उसे लैपटॉप पे वो फॉर्म दिखाई दे जाता, जिसपे लिखा था एल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो, मेरा साइबर फ्री का नहीं है। बिना रुपए के मैं किसी का फॉर्म नहीं भरता। लेकिन तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मीरा उसके हर रख शब्दों को ध्यान से सुन रही थी, और जब उसने ऑफर की बात की तो वह अंदर तक कांप गई। मीरा कुछ नहीं बोली। तब लोकेश अपने होठों पे जीभ फिराते हुए बोला, अगर तुम एक दिन मेरे साथ चलो तो आई ग्रांटेड, मैं तुम्हारे हर एक फॉर्म को फ्री में भरने के लिए तैयार हूँ। ये बात लोकेश ने इतने धीरे से कही थी कि सिर्फ मीरा ही सुन पाई थी। मीरा ने ये सुना तो उसका दिल धकना ही जैसे बंद हो गया था। आज एक और उसके जिस्म को नोच खाने के लिए तैयार था। वह जिसे अच्छा समझती थी, उसके हवस ने आज मीरा को अंदर तक झंझोर कर रख दिया। मीरा का दिल रोने लगा था। आज उसे इस दुनिया से ही घिन आने लगा था। पहले कॉलेज में, फिर उसके रेस्टोरेंट का मालिक, और आज फिर ये लोकेश जिसे मीरा एक भाई की नजरों से देखा करती थी। मीरा के आंखें से आंसू लुढ़क कर गिरने लगे। अच्छी बात यह थी कि सब अपने फॉर्म को भरने में बिजी थे। मीरा आंखों में आंसू लिए बोली, आपको तो मैं अपना भाई मानती थी, लेकिन आप इतने गिरे हुए निकलेंगे, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। जब ये मीरा ने थोड़ा गुस्से में कहा तो लोकेश भी थोड़े गुस्से में बोला, देखो, हर एक चीज की कीमत होती है, और अगर मैंने तुम्हारी कीमत लगाई तो क्या गलत किया? खैर, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, इसलिए इसके बारे में तुम सोचो और फिर आना। मीरा उसे घिन भरी नजरों से देख रही थी। आज लोकेश का चेहरा किसी पागल कुत्ते के जैसे दिख रहा था, जो अपनी पागलपन में मीरा को नोच डालना चाह रहा था। मीरा का दिल किया कि वह यही उसे एक थप्पड़ रसीद कर उसके गाल पे चिपका दे, लेकिन वह उसका ही साइबर था, और लोगों को गरीब के आंसू कहाँ दिखाई देते हैं। आज वही कोई और लड़की होती तो शायद लोकेश की इतनी हिम्मत ही नहीं होती। मीरा अपनी दुपट्टे के कोर से अपने आंसू को पोंछते हुए वह से निकल गई थी। मीटिंग खत्म होते होते शाम हो गया था, और जब तक मीरा साइबर से निकली तभी तक रात के 8 बज चुके थे। आज मीरा को सब खाली खाली सा लग रहा था। वह हाईवे पे चली जा रही थी। उसे आज खुद की भी परवाह नहीं थी। बड़ी बड़ी गाड़ियों के हॉर्न सुनकर भी मीरा हट नहीं रही थी। तभी एक बड़ी सी ट्रक उसकी तरफ चला आ रहा था। ट्रक वाला लगातार हॉर्न बजाता, लेकिन मीरा उसे सुन नहीं रही थी। ट्रक वाले ने एकाएक ही ब्रेक लगा दिया था। ट्रक घसीटता हुआ मीरा के पास आ गया था। अगर ट्रक वाले ने थोड़ी भी देर कर दी होती तो शायद मीरा अब तक ट्रक के नीचे आ गई होती। मीरा चलते चलते ट्रक के अगले हिस्से से टकरा गई। तब जाकर उसे होश आया, और सामने ट्रक देख उसके पसीने आने लगे, क्योंकि ट्रक के इंजन से धुआं आ रहा था। मीरा खांसने लगी। एंग्री, ओहे लड़की, अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो। इतने बड़े शहर में मेरा ही ट्रक मिला था, न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। अब हटो मेरे सामने से, वरना ये ट्रक सच में तुम्हारे ऊपर चढ़ा दूंगा। ट्रक वाला गुस्से में मीरा को घूर रहा था। आज तो ट्रक वाले के भी माथे से पसीना आने लगा था। मीरा जल्दी से हाथ गई। सॉरी सॉरी, मीरा ने कहा, तो ट्रक वाले ने इंजन स्टार्ट किया और आगे चल दिया। ट्रक वाला अभी भी मीरा के बारे में ही सोच रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाया, इतनी खूबसूरत लड़की, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसके हाथ स्टेयरिंग पे कहा हुआ था।
इधर मीरा चले जा रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक बड़े से पुल के पास आ गई थी। ये वही पुल था जिस पे आज से 6 साल पहले लियो आत्महत्या करने जा रहा था। मीरा अपने आंसुओं को पोंछ उस पुल के रेलिंग पे चढ़ गई थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मीरा का शरीर सिहर उठा। वह कूदने जा ही रही थी कि तभी एक लड़का जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, तुम क्या करने जा रही हो, नीचे उतरो। लड़के के आवाज से मीरा के पैर पुल के रेलिंग पे जम से गए। देखो चले जाओ यहाँ से वरना मैं खुद जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसा मत करना, कूदना नहीं। देखो मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा। उसने अपने दोनों हाथ आगे किए और मीरा को रोकने की पूरी कोशिश की। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि लियो ही था। वह हर दिन की तरह आज भी यहाँ आया था। लियो हर रोज रात यहाँ आया करता था। देखो ये करना सही नहीं है। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। मीरा का चेहरा चांदनी रात में चका रहा था। लियो तो बस उसमें खोसा गया था। लियो उस लड़की को देख उसे अपने 6 साल पहले की बातें याद आने लगा था। मुझे किसी से कुछ भी नहीं कहना, तुम यहाँ से चले जाओ, मीरा रोते हुए बोली। तभी लियो बोला, 6 साल पहले मैं भी वही खड़ा था जहाँ आज तुम खड़ी हो। मीरा ने ये सुना तो वह पलटी और लियो को देखने लगी। लियो ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट पे था। उसका चेहरा स्वच्छ पानी की तरफ चमक रहा था। तो क्या होगा अब, क्या लियो बचाएगा मीरा को, और क्या मीरा करेगी लोकेश के ऑफर को एक्सेप्ट। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। एपिसोड 5 आई कांट कंट्रोल रीकैप। मुझे किसी से कुछ भी नहीं कहना, तुम यहाँ से चले जाओ, मीरा रोते हुए बोली। तभी लियो बोला, 6 साल पहले मैं भी वही खड़ा था जहाँ आज तुम खड़ी हो। मीरा ने ये सुना तो वह पलटी और लियो को देखने लगी। लियो ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट पे था। उसका चेहरा स्वच्छ पानी की तरफ चमक रहा था। नाउ लियो उसे आगे कहता है, 6 साल पहले मैं भी परेशान था और फिर मैं इसी पुल के ऊपर चढ़कर कूदने वाला था। इतने में एक लड़का आया और मुझे बचा लिया था और आज मैं उसके बदौलत इतना खुश हूँ। और आत्महत्या करना यह सही नहीं है। लियो के शब्दों में अपने दर्द थे जिसे उसने 6 साल से दबा रखा था। तभी मीरा अपने रुआसी हो चले और रुंधती हुई गले से बोली, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पूरे महीने मेहनत कर केजी कमाती हूँ, उससे मैं अपन घर तक नहीं चलती पाती और आज जब मुझे एक मौका मिला तो मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए और ऊपर से वह कमीना साइबा वाला मुझे एक रात के लिए बुला रहा था। मीरा के आधी अधूरी बात तो लियो समझ नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि इसे पैसे की जरूरत है। वेट, तो तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं दे देता हूँ। कितने चाहिए बोली। जैसे ही लियो ने कहा तो मीरा बोली, आप देंगे मुझे पैसे, लेकिन अगर आप भी मुझसे कुछ और मांगेंगे तो। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो मैं वैसा नहीं हूँ। जब तुम अगली बार मिलना तो मेरे पैसे मुझे लौटा देना। मीरा अपना एक हाथ आगे करते हुए बोली, तो दीजिए 1050 रुपये। लियो चौंक गया। आर यू श्योर कि तुम्हें 1050 रुपये ही चाहिए? लियो ने कहा तो मीरा अपना सर हाँ में हिला देती है। लियो मन ही मन बोला, भला कोई इतने रुपये के लिए इतना बड़ा कदम उठा भी है। ज्यादा न सोचते हुए लियो ने 1050 रुपये उसके हाथ में थमा दिए। अब तो नीचे उतर जाओ। मीरा नीचे उतरी और उस रुपये को देखने लगी। कंफ्यूज्ड। मीरा के ऐसे बिहेवियर ने लियो को कंफ्यूज्ड कर दिया था। वह कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तुम इस रुपये का करने क्या वाली हो? मीरा के चेहरे पे चमक था। वह बोली, आईएल कॉर्पोरेशन में फॉर्म भरना है। लियो हंसने लगा। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो, क्या मैंने कोई जोक सुनाया नहीं? मीरा ने कहा। नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर उस कंपनी में क्या है जो तुम इतना बड़ा कदम उठाने चली आई थी। मीरा थोड़ा गुस्से में बोली, आपको उससे क्या? वैसे थैंक्स, आपने मुझे पैसे दिए। मीरा इतना बोल आगे जाने लगी। तभी उसके पीछे चलते हुए लियो बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो कम से कम अपना नाम तो बताती जाओ। उसके सवाल का जवाब मीरा देती हुए बोली, मीरा पंडित, उद्धरण चिन्ह, वो नाइस नेम। तभी मीरा बोली, वैसे आपका नाम क्या है? मीरा के सवाल पे अपना सवाल करते हुए लियो बोला, वैसे तुमने मेरा नाम क्यों पूछा? तभी मीरा बोली, मुझे पता होगा तभी ना मैं आपके पैसे लौटाऊंगी, और आप अपना नंबर भी दे दीजिए। मीरा के जवाब पे लियो हंस दिया। वह आगे अपनी बात रखते हुए बोला, मेरा नाम लव अग्रवाल है और मैं अपना नंबर नहीं दे सकता। फिर आगे कहा, और तुम्हारे जॉब के लिए बेस्ट ऑफ लक। वह शांत हुआ। तभी मीरा बोली, थैंक्स, उद्धरण चिन्ह, तुम्हें उसी कंपनी में क्यों ज्वाइन करना है? ये सुन मीरा थोड़ा शर्मा गई, जिसे लियो ने भाप लिया और मजाकिया लहजे में बोला, तो क्या तुम्हें भी उस इनविजिबल को लाइक करती हो? मीरा एक वर्ड में जवाबी देती है, नहीं। फिर आगे कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मुझे उसने एक बार मिलना है। मैं उनके काम करने के तरीके को जानना चाहती हूँ। मैं भी उनकी तरफ ऊंचाइयों को छूना चाहती हूँ।
मीरा ने ये कहा तो लियो उसे देखता ही रह गया। वह खुद का ही मजाक बनाते हुए बोला, हाँ तो तुम्हें वह पसंद नहीं है, लेकिन क्या तुम जानती हो मेरे नजर में वह मेरे लिए क्या है? मीरा कंफ्यूजन में अपना सर न में हिला देती है। तभी लियो बोला, एक नंबर का गधा। लियो ने जैसे ही ये कहा तो मीरा गुस्से में बोली, तुम होते कौन हो उन्हें भला बुरा कहने वाले? हाँ तुम उनकी तरफ नहीं बन सकते ना, इसलिए तुम उनसे जल रहे हो। लियो हंसने लगा, मैं जल रहा हूं, वो भी उस गधे से? तुम मजाक कर ही हो, है ना? जी नहीं, मैं सीरियस हूं। मीरा ने उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली। उसका चेहरा गुस्से में ताप रहा था। भला कैसे हुई किसी को बिना जाने उसके बारे में कुछ भी बोल सकता है, और बात तो मीरा के रेस्पेक्ट की थी और वह लियो को अपना इंस्पिरेशन मानती थी। वह उसकी तरह बनना चाहती थी, बिल्कुल जमीन से उठकर उस मुकाम तक पहुंचना चाहती थी। वह खुद में ही खोई हुई थी। तभी लियो के शब्दों ने उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। तो ये बता, तो अगर वह गधा नहीं है तो क्या है? वह क्यों खुद को सामने नहीं लाता? मिस्टर इनविजिबल क्यों बना हुआ है? क्या उसे डर लगता है? तभी मीरा गुस्से में उसके ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम जानते ही क्या हो उनके बारे में? मीरा गुस्से ने बोली। उसकी नाक गुस्से में लाल हो गई थी। मैं बहुत कुछ जानता हूं उसके बारे में। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह एक नंबर का डफ्फर है, और गधा भी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, वह बिल्कुल भी इंस्पिरेशन के लायक नहीं है। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। मीरा ने गुस्से में उसके कॉलर को पाकर कर बोली, अब अगर इसके बाद तुमने आगे एक भी शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। समझे मिस्टर लव अग्रवाल, मैं तुम्हें चेता रही हूं। मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती हूं उनके बारे में, समझे? बड़े आए किसी के बारे में कुछ भी कहने वाले। हन फिर आगे गुस्से में बोली, बाय। मैं आपके पास से लौटा दूंगी जब मेरे पास हो जाएंगे। जैसे ही मीरा ने अपनी बात खत्म किया तो लियो बोला, मेरे बड़े भाई साये हैं और वह हमेशा कहा करते हैं, आंखें बया करती है तेरे उस हमसफर को जिसे तुम छिपाना चाहते हो। तो अब सच सच बताओ, इस गधे में ऐसा क्या है? और हाँ, क्या नाम था उसका? क्या क्या? हाँ लियो, यही नाम है ना उसका? ये कैसा अजीब नाम है, मुझे तो लगता है वह सर से लेकर पांव तक पागल हो। मीरा गुस्से में बोली, अब बहुत हुआ। बहुत देर से तुम्हारी ये बैक बक सुन रही हूं। अब अगर एक शब्द भी बोला तो भूल जाऊंगी कि तुम लड़के हो और तुम्हारा सारा बाल नोच डालूंगी। मीरा गुस्से में बोला, पैर पटकते हुए आगे चली गई। लियो वही खड़ा रहा। वह उसे जाते हुए रहा था। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। वह हंसते हुए बोला, बेटा लियो, मान गए। तेरी पहुंच तो दूर दूर तक है। फिर जब पुल की तरफ देखा तो मायूस हो गया। आज सब कुछ है मेरे पास, बस तुम नहीं हो। आज 6 साल हो गए, क्या मैं आज भी तुम्हें याद होऊंगा? मैंने टूट कर तुम्हें चाहा था ईसा। लियो के चेहरे पे वो दर्द झलक आया था। उसने पॉकेट से सिगरेट निकाला और कस भरने लगा। 2-4 सिगरेट के कस भरने के बाद उसने गाड़ी निकाली और प्लाजा के लिए निकल गया। आज उसे घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। होटल प्लाजा। होटल में पार्टी जोरों शोर से चल रहा था। हर कोई किसी ना किसी के साथ था। तो वही उस होटल के बेसमेंट की कार पार्किंग में एक लड़का एक लड़की को किस करने की कोशिश कर रहा था। करण प्लीज ना, उद्धरण चिन्ह, बेबी बस एक ही किस ना, बस एक किस। करण ने उस लड़की को कर ले बोनट से टिका रखा था। उस लड़के ने आगे कहा, बेबी बस एक किस। करण ने उस लड़की के होठों ले अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा। वह लड़की जो उसे रोक रही थी वह भी उसका साथ देने लगी। करीब 5 मिनट किस करने के बाद इस लड़के ने उसे छोड़ा और सेडिक्टिव वॉइस में कहा, आई कांट कंट्रोल बेबी, क्या हम चले? करण ने कहा और उसे अपने गोद में उठा लिया था। वह लड़की शर्म से अपनी बाहें करण के गले में लपेट उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। करण उस लड़की को फर्स्ट फ्लोर के बने प्राइवेट रूम में ले जाने लगता है। तो वही उसके पीछे खड़ा एक लड़का जो अब गुस्से में आग बबूला हो चला था। उसने अपनी मुट्ठी गुस्से में भींच ली थी। प्राइवेट रूम के अंदर पहुंचते ही करण ने उस लड़की को बेड पे सुला दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। दोनों एक दूसरे में खोने लगे थे। करण मल्होत्रा, वैभव मल्होत्रा का बेटा। वैभव मल्होत्रा के दिल्ली में कई सारे होटल थे, जिसमें से एक था होटल प्लाजा। करण मल्होत्रा प्लेबॉय था जो अब तक ना जाने कितने लड़कियों के साथ सो चुका है। आखिर कौन थी वो लड़की जो आज करण के बेड पे है, और क्या करण होगा उस लड़की के साथ इंटीमेट? क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। Episode 6 I said, leave my hand. Recap. करण मल्होत्रा, वैभव मल्होत्रा का बेटा। वैभव मल्होत्रा के दिल्ली में कई सारे होटल थे, जिसमें से एक था होटल प्लाजा। करण मल्होत्रा प्लेबॉय था जो अब तक ना जाने कितने लड़कियों के साथ सो चुका है। नाउ वह लड़की करण के प्यार में बहकती जा रही थी। वह लड़का उसे नोच डालना चाह रहा था।
एक एक कर करण ने अपने सारे कपड़े उतार फेंके थे। वह पूरे जोश और मदहोशी में उस लड़की को चूमे जा रहा था। तभी एक जोरदार की आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है। शॉक्ड दोनों चौंक कर दरवाजे की ओर देखते हैं तो वहां एक लड़का खड़ा था, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। नसें गुस्से में तन गई थी और आंखों में खून उतर आया था। ओए, कौन है तू? मेरे प्राइवेट रूम में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सामने खड़े लड़के का चेहरा गुस्से में सख्त हो गया था। जब करण ने उसे बिना परमिशन के घुसते हुए देखा तो वह गुस्से में भभक पड़ा था। वह लड़की भी शॉक थी। वह घबराई हुई अपने कांपते होठों से बोली, अभी तुम? उद्धरण चिन्ह। हाँ मैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? क्या तुम अमीरी के चकाचौंध में सब गई हो? हूँ। वाओ वानी, वाओ, मानना पड़ेगा तुम्हें। अभी ने नजरे फेरे हुए ही कहा था। इस वक्त वानी के जिस्म पर मात्र भर कपड़े थे। ये वानी थी और सामने खड़ा लड़का अभी लियो का दोस्त। अभी वानी को पागलों की तरह चाहता था। 2 साल से दोनों साथ थे। अभी ने उसके अलावा और किसी लड़की के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वानी बेड सीट से खुद को कवर कर लेती है। अभी ने उसके लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया था। रात दिन मेहनत करके उसने वानी के लिए सब कुछ खरीदा, लेकिन वानी ने आज ऐसा जख्म दे दिया कि अब चाह कर भी अभी भूल नहीं सकता है। वह गुस्से में वहां से चला गया। वानी उसे चिल्लाते हुए रोकने लगी लेकिन अभी नहीं रुका। वह जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर जाने को होती है तभी करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। वानी, जान जाने दो उसे, वैसे भी वह तुम्हारे टाइप का नहीं था। तभी वानी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं जी नहीं सकती। डोंट टच, लीव माई हैंड। वानी का दिल डर से गले तक भर आया था। वह जल्दी से करण से अपना हाथ छुड़ा लेती है और दौड़कर अभी के पीछे भागती है। वानी भागती हुई कार पार्किंग में आ गई थी, क्योंकि उसे पता था अभी उसे इधर ही मिलेगा। वह चारों तरफ पागलों की तरह अभी को ढूंढने लगी थी। अभी वह चारों तरफ उसे ढूंढ रही थी। उसकी आवाज पूरे पार्किंग एरिया में गूंज रहा था। तो वही कार के पास पहुंचते ही अभी के पैर ठिठक गए थे। वह वानी की आवाजों को सुन पा रहा था। उसने इतने जोर से कार के शीशे पे मुक्का मारा कि कार का शीशा तक टूट गया। उसके हाथों से खून निकलने लगे, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जो दर्द और आग अभी उसके सीने में लगा था वह उसे झेल नहीं पा रहा था। तो वही वानी ने किसी चीज के टूटने की आवाज सुनकर उस तरफ भागी थी और जब वह वहां पहुंची तो उसके पैर मानो जम से गए। उसके आंखों के सामने अभी के हाथ से खून टपक रहा था। वह जल्दी से उसके पास गई और उसके हाथों को साफ करने लगी, लेकिन अभी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। दूर रहो मुझसे। आई हेट योर वानी। मुझे अब तुमसे नफरत होने लगी है। कभी अपना शक्ल मत दिखाना मुझे। वानी अभी के धक्का देने से 2 कदम दूर हो गई थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। आई एम सॉरी अभी, बस अब तुम ये हक खो चुकी हो। अभी गुस्से में अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोला। उसका पारा तो तन हाई हो गया जब उसने वानी के नेक पे लव्स देखे। वानी उसे कस के पकड़ लेती है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आई लव यू सो मच। कहते हुए वानी के आंखों से आंसू आने लगे। अभी तो बस उस लड़की को देख रहा था जिससे वह जान से भी ज्यादा प्यार करता है। आज उसे खुद के इस फैसले पे अफसोस हो रहा था। आखिर वह भूल कैसे गया कि यह खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की ईसा की दोस्त है। वो ईसा जिसकी वजह से उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खोया था और आज तक वह अपने दोस्त से मिल नहीं पाया है। कहाँ है? 6 सालों में कोई भी दिन ऐसा नहीं गया था जिस दिन उसने अपने दोस्त को ना खोजा हो। अभी गुस्से में उसके चेहरे को पकड़कर सामने कर देता है और बोला, ये ख्याल तुम्हें उस करण के रातें रंगीन करने से पहले सोचना था। अब कुछ नहीं हो सकता है। लीव मी। कहते हुए अभी के हर एक शब्द में तल्ख और दर्द था। वह कैसे किसी और के बिस्तर पे वानी को बर्दाश्त कर सकता है? इवन कोई नहीं कर सकता। वानी रोए जा रही थी। पर क्या वजह थी जो वानी ने ऐसा किया? जब वह भी अभी से टूटकर प्यार करती है तो फिर आखिर उसने ऐसा क्यों किया? जब वानी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो अभी के आंखों में खून उतर आया। उसके आंखों को इस वक्त देख कोई भी डर जाता। वो गुस्से में बोला, आई सेड लीव माई हैंड। अभी का गुस्सा देख वानी अंदर तक कांप गई। उसने डरते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। अभी उसे घिन भरी नजरों से देख रहा था। उसके दिल में जो दर्द था शायद वह अब कभी थमने वाला नहीं था। उसके दिमाग में बस इतना ही चल रहा था कि अब वह करण मल्होत्रा को बर्बाद कर देगा। अगर करण मल्होत्रा प्ले बॉय है तो अब उसे यह झेलना ही होगा। भले ही अभी उससे पैसे और रुतबे में उसके बराबर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन यह नकारना भी भूल होगा कि अभी करण से कई गुना स्मार्ट और बिजनेस की समझ रखता था। वानी खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन उसने वो हक खो दिया था जिससे वह अभी को रोक सके।
उधर अभी कार से जा ही रहा था कि उसने अचानक से ब्रेक पे पैर रख दिया था। उसकी आंखें फैल गई। उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसके कल्पना करने मात्र से उसका दिल धड़क उठा था। तो क्या लगता है अब वानी को अपनाएगा? और क्या करेगा अब अभी वानी और करण के साथ? और आखिर अभी ने ऐसा क्या देख लिया कि वह अंदर तक कांप गया था? माफ करना यार, आज मैं थोड़ा छोटा चैप्टर दे रहा हूँ। बात यह है कि मैं अभी शादी में जा रहा हूँ और 2 दिन तक शादी में रहने वाला हूँ, तो प्रॉब्लम है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कम से कम छोटा चैप्टर ही दे दूं। एपिसोड 7, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? रीकैप। वानी खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन उसने वो हक खो दिया था जिससे वह अभी को रोक सके। उधर अभी कार से जा ही रहा था कि उसने अचानक से ब्रेक पे पैर रख दिया था। उसकी आंखें फैल गई। उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसके कल्पना करने मात्र से उसका दिल धड़क उठा था। नाउ अभी अभी भी शौक में था। दिल तेजी से धड़क रहा था। कभी सोचता जो मैंने देखा वह मेरा वहम था या फिर हकीकत। वह तेजी से गाड़ी से निकला और फिर दौड़ता हुआ उस गाड़ी की ओर भागा जो कार उसके नजरों से कुछ वक्त पहले गुजरी थी। उसमें उसका सबसे कीमती हीरा था, उसका दोस्त लियो, जिसे उसने पागलों की तरह ढूंढा लेकिन वह उसे खोज नहीं पाया था। वही कुछ दूरी पर खड़ी वानी जो उसे अपनी तरफ आते हुए देख पा रही थी। उसका दिल एकदम से धड़क उठा था। उसे लगा शायद अभी ने उसे माफ कर दिया और अब उसे अपना लेगा। वानी तब तक अपने वहम में जीती रही जब तक कि अभी उसके सामने से नहीं गुजर गया। उस वक्त वानी को ऐसा लगा जैसे एक ही पल में तेरे आने से सवर गए हम उस वक्त तक वहम में जीते रहे, और जैसे ही मेरे सामने से तुम गुजरे तो बिखर गए हम। वानी के सामने से अभी ऐसे गुजरा जैसे वानी से कभी मिला ही नहीं था। वानी के आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन गलती उसने खुद की थी। अभी जब तक जाता इतने में कार वाला निकल चुका था। वह चारों तरफ उसे ढूंढने लगा लेकिन लियो उसे कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह कार के पास आया। ना जाने क्या था, गुस्सा, तकलीफ या फिर क्या, पर वह खुद को रोक नहीं पाया। 6 सालों में उसने बहुत कुछ खो दिया था। लियो को, फिर 1 साल बाद अमित को, फिर अपनी फैमिली और अब लास्ट में वानी जिसे वह दिल से चाहता था। 5 दिन बाद कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए फ्रेशर्स आने लगे थे। फॉर्म अच्छे खासे रूप में भरा गया था तो आज पूरा दिन इंटरव्यू में लगने वाला था। इंटरव्यू 5 लोग मिलकर लेने वाले थे, 4 कंपनी के काबिल लोग और एक खुद विश्वास। आज वह भी इंटरव्यू सेक्शन में बैठने वाला था। वह तो पहले ही लियो से चिढ़ा हुआ था और जब एक रात पहले लियो ने फोन कर उसे बताया कि इंटरव्यू उसे ही लेना है तो वह और ज्यादा चिढ़ गया था। उसे तो लियो की कोई बात समझ ही नहीं आती है, क्या करता है, कहाँ रहता है, वह कैसे इतनी बड़ी कंपनी संभाले हुए है, वह तो वही जाने। लेकिन अभी का क्या करें? अभी तो फंसा गया ना विश्वास को बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। वह हमेशा ऑफिस के काम को लियो के हवाले सौंप देता था। हालांकि ये बात अलग है कि वह भी बिजनेस के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता था। 10 बज गए थे। एक एक कर फ्रेशर्स इंटरव्यू देने जाने लगे। हर कोई जाता और मुंह लटकाए लौट कर चला आता। सबने बढ़िया मेहनत कर रखा था लेकिन सिलेक्ट तो 10 को ही होना था ना। आज ऑफिस के हॉल में कुछ जान पहचाना के चेहरे थे जिन्हें ये जॉब चाहिए था। पहली ईसा, दूसरी वानी, तीसरी मीरा और चौथा एक लड़का। ये वही लड़का था जिसने लियो के नाम का टैटू बनवा रखा था। ऑफिस का हाल कुछ ऐसा था कि जहां देखो वहां सुंदर लड़कियां ही थी। कोई शॉर्ट ड्रेस में तो कोई लंबी सी लॉन्ग ड्रेस में। सबके चेहरे पे मुस्कान और अंदर तक भरा हुआ एक्साइटमेंट। मीरा हल्के पीले कलर की पंजाबी सूट पहनी हुई थी जिसमें उसकी खूबसूरती आज यहाँ खड़ी हर लड़की से अच्छी थी। जब जब कोई इंटरव्यू देकर बाहर आता तो उसके शक्ल को देखकर सबका डर से बुरा हाल होता जाता। इंटरव्यू होते होते शाम होने को था। सबने इंटरव्यू दे दिया। मीरा ने भी इंटरव्यू दे दिया और अब बात यह थी कि किसको सिलेक्ट करना है उसकी जानकारी एक दिन बाद सबके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। सब घर जाने को निकले थे। इतने में मीरा किसी से टकरा गई और जैसे ही वह गिरने को हुई तो किसी ने उसे कमर से पकड़ लिया। हाल कुछ ऐसा था कि मीरा उस आदमी के बाहों में थी। डर से उसकी आंखें बंद थी लेकिन सपने वाला लड़का उसे एकटक देख रहा था। मीरा को जब एहसास हुआ कि वह इस वक्त किसी के बाहों में है तो वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें सामने वाली आंखों से टकराती हैं तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। शॉक्ड। तुम यहाँ, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मीरा सामने खड़े आदमी को अपनी हैरानी से बड़ी हुई आंखों से देखती हुए बोली। सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि लियो था। लियो तो बस उसकी सादगी में खोया था। वह जब भी इस पागल लड़की से मिलता वह बार बार इस लड़की की हरकतें उसके दिल को गुदगुदा जाते। वह तो बस मीरा में खो जाना चाहता था।
जब मीरा ने देखा कि लियो ने उसे नहीं छोड़ा तो वह गुस्से में बोली, हे मिस्टर, आप मुझे छोड़ने का क्या लेंगे? जैसे ही मीरा ने कहा तो लियो हड़बड़ा गया और वह अपनी दिल की बात बोल गया। हालांकि वह जुबान पे नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन आसपास के शांत माहौल ने उसके शब्दों को मीरा के कान तक पहुंचा दिया था। एक किस। लियो ने ये कहा तो मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वह आंखें फाड़े उसे देखने लगी। अगर मीरा का बस चलता तो वह लियो को कच्चा चबा जाती। एपिसोड 8 रीकैप। एक किस। लियो ने ये कहा तो मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वह आंखें फाड़े उसे देखने लगी। अगर मीरा का बस चलता तो वह लियो को कच्चा चबा जाती। नाउ लियो जो मीरा को बोल गया, उसे सुनकर तो मीरा का दिल धड़कना ही बंद हो गया था। उसकी नाक गुस्से में फूलने लगी थी। ये पहली बार था जब मीरा किसी के सामने खुद को लाचार महसूस कर रही थी। लियो ने उसके दिल को धकड़ने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन जब उसे अपने घर की हालातों का नजारा एक रील की तरह उसके दिमाग में घुमा तो उसके दिमाग से प्यार का भूत उतर गया। वह तो यहाँ अपनी अपनी फ्यूचर सिक्योर करने आई थी। उसे बड़ा आसमान को छूना है। वह हर परिस्थितियों को हराकर उस पे विजय पाना चाहती है। भाई की पढ़ाई, माँ के दवाइयों का खर्च, घर का किराया, खुद की जिंदगी और हालातों का दबदबा, सब उसे ही तो झेलना है। और जब ये सारे सवाल उसके दिमाग में जैसे ही घूमे तो वह अंदर तक कांप गई। जल्दी से मीरा लियो से दूर हो गई और गुस्से में उसे उंगली घुमाते हुए बोली, हेलो मिस्टर डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह व्हाटएवर, तुम जो भी हो, मेरी बात साफ साफ अपने इन कान में डाल लो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। मेरे जान पहचान के अंकल पुलिस में है। लियो उस पागल लड़की को देख रहा था जो अभी उसे धमकी दे रही थी। वह ये सोच रहा था, क्या इस लड़की को मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? उसकी बेबाक बोलने की हरकतों से लियो सोचने लगा था कि वह उसके बातों से डरे या उसके ऊपर हंसे। लियो डरने का नाटक करने हुए बोला, बाप रे, मैं तो डर गया। अब मुझे कौन बचाएगा तुमसे? कहीं जेल में तुम्हारे पुलिस अंकल ने मुझे मार दिया तो, या फिर मेरा इनकाउंटर कर तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। क्या मेरे फ्यूचर किड्स अब मेरे बिना जिएंगे? मीरा का मुंह खुल गया था। उसे सामने वाला आदमी पागल नजर आ रहा था। वह सोचने लगी कि मैं भला इसे क्यों मारूंगी। फिर उसे ऊपर गुस्सा होते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? बिना देर किए हुए लियो झट से बोला, हाँ, तुम्हारे प्यार में मैं क्या करूं, तुम हो ही इतनी सुंदर। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही लियो ने कहा तो मीरा उसे घूरने लगी। अब उसका गुस्सा उसे पागल करने लगा था। वह लियो का बाल नोच डालना चाहती थी। गनीमत यह था कि वह पब्लिक प्लेस में थी, वरना आज तो लियो का काम तमाम था। तुम मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगे? मीरा बोली। तभी लियो बोला, मैंने तुम्हारा पीछा कब किया? इनफैक्ट कि मुझे ये बात तुम्हें बोलना चाहिए। मेरे ऑफिस तक आ गई मेरा पीछा करते हुए, और तुम मुझे डांट रही हो। उद्धरण चिन्ह। फिर आगे लियो उसे गौर से निहारते हुए बोला, एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्यार में पड़ गई हो? हाँ, बोलो, या तुम्हें मेरे सिक्स पैक एब्स पसंद आ गए हैं? लियो ने बोल अपना शर्ट उठाकर उसे अपने एब्स दिखने लगा। लियो उसके इस हरकत पे झेप गई। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। जाहिल इंसान, तुम्हें मरना है क्या? सच में मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये तुम क्या दिखा रहे हो? प्लीज अपनी शर्ट नीचे कर लो। मीरा की आंखें बंद थी, लेकिन दिल की खिड़की खुली हुई थी, जिसमें धीरे धीरे लियो के हरकतें किसी तेज बारिश के पहली फुहारे की तरह उसके दिल को भिगो रहे थे। क्या तुम्हें शर्म आ रही है? अरे शर्माना बंद करो। अब तो हम GF-BF है ना? ये बात लियो ने जैसे ही कहा तो मीरा चौंका कर अपने आंखें खोल लेती है और गुस्से में छीलते हुए बोली, तुम मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं और ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। समझे? मैं टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। वो अच्छा तो कैसा टेस्ट है तुम्हारा कि तुम्हें वह मिस्टर इनविजिबल गधा पसंद है? सोच लो, अच्छा कमाता हूं, महीने का 1500-1000 तो पकड़ कर ही चलो। इतने में तो हम दोनों आराम से अपनी जिंदगी काट लेंगे। तुम मेरे लिए खाना बनाना और फिर काम पे जाना, क्योंकि शादी के बाद मैं काम नहीं करने वाला। लियो के शब्दों ने मीरा को हक्का बक्का कर दिया था। क्या पागल आदमी मिला है मुझे? 1500 भला आजकल के जमाने में 15,000 से घर कैसे चलेगा? और ये काम पे नहीं जाएगा तो क्या अब मैं जॉब करने में जाऊंगी? फिर उसे कुछ याद आया, ले ये सब मैं सोच रही हूँ। हो, इस आधे सर वाले पागल ने मेरा भी दिमाग घुमा दिया है। क्या हुआ? फ्यूचर विफ। लियो आगे बोलता उससे पहले ही मीरा होश में आते उसे आधे पे ही रोक देती है। तुम मेरा दिमाग खाना बंद करोगे? अगर मेरा जॉब लगा ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकल फेंकवाऊंगी। जब मीरा उस पे चिल्लाई तो लियो झट से बोला, ठीक है, तुम जो बोली।
आखिर आगे तो तुम्हें ही काम करना है ना। मीरा ये सुनते ही अपना माथा पिट लेती है। उसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। तुम्हें तो मैं इतना ही बोल पाई, फिर रुक गई और मन में ही बोली, मैं कहा अपना सर पत्थर पे मार रही हूँ। निकल ने मीरा, वरना ये पागल तुम्हें भी पागल कर देगा। और फिर पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी। अब उसका दिमाग का दही हो गया था। तभी लियो बोला, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे जॉब के लिए। लियो जोर से चिल्लाया और उसे जाते हुए देखने लगा। मीरा एक बार भी पलटी नहीं, क्योंकि वह जानती थी अगर इस बार पलटी तो वह लियो का सर फोड़ देगी और फिर एक पागल के हत्या के जुर्म में जेल जाना पड़ेगा। लोग हंसेंगे मुझ पर कि मारा भी तो किसको, एक पागल को जिसके दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ। मीरा वहां से जैसे गई तो लियो का चेहरा शक्त हो गया। फिर वह प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चला गया। लिफ्ट में पहुंचते ही उसने टॉप फ्लोर का बटन दबाया और फिर लिफ्ट ऊपर जाने लगी। थोड़ी देर में वह सीधे विश्वास के ऑफिस में पहुंचा। विश्वास ने उसे देखा तो उसके आंखों में चमक आ गई। लियो ने उसे इग्नोर कर सोफे पे जाकर बैठ गया और बैठे ही बिना किसी भाव के शक्त लहजे में बोला, भाई कैसे चल रहा है, क्या हुआ, कितने सिलेक्ट हुए हैं? लियो ने शाख्ती में कहा तो विश्वास, छोटे ये छोड़ और मेरी शायरी सुन। लियो बिना किसी भाव के बोला, इरशाद अब बको अपनी शायरी। हाँ तो सुनो, अर्ज किया है। गुस्से में आए हो, जरा पानी तो पी लो। यहाँ बैठो या वहां बैठो और ये ले लो। शायरी खत्म होते ही उसने मुस्कुराते हुए कुछ पेपर उसके सामने कर दिए। लियो नासमझी से अपना सर हिला दिया और बोला, आपका कुछ नहीं हो सकता। वह बोला और उसके हाथ से वो पेपर ले लिए। पूर्ण विराम। लियो ने उस पेपर को देखना स्टार्ट किया। उसमें 10 लोगों के नाम लिखे हुए थे और उनके हर एक डिटेल्स लिखे हुए थे। इन 10 लोगों को विश्वास की टीम ने मिलकर सजेस्ट किया था। लियो एक एक कर नाम देखता गया, तभी उसने उस पेपर को देख लिया जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। और जैसे जैसे उस पेपर के कवर पे लगे फोटो को देखता तो वह गुस्से में लाल होने लगा, लेकिन उसने विश्वास को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। फिर आगे के पेपर्स देखने लगा और तभी उसे वह दिखा जिसे देख वह मुस्कुरा उठा। उसका गुस्सा एकदम से जैसे हवा हो गया था। फिर उसने टेबल पे उस पेपर्स को रखते हुए बोला, तो ठीक है भाई, इन्हें सेलेक्ट कर लो और अगले हफ्ते तक ज्वाइनिंग करने का इनविटेशन लेटर भेज दो। और फिर इतना बोल वहां से बिना कुछ और कहे चला गया। विश्वास उसे जाते हुए देखता रहा और लियो उसके सामने से ओझल हो गया। रात का वक्त, मीरा का घर। मीरा बेड पे लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उसके आंखों से कोसों दूर था। वह एकदम से झल्ला गई और बेड पे बैठते हुए बोली, ओहे विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस सरफेरे आधे पागल ने मुझे सोने भी नहीं दे रहा। जब सोने की कोशिश करती हूँ तो मेरे दिमाग में कुंडली मारकर बैठ जाता है। अगली बार मिला तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। वह लियो को कोसते हुए बेड पे लेट गई और तकिए से अपना मुंह छिपा लिया। लेकिन लियो अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब तो मीरा का हाल कुछ ऐसा हो गया था, जहां देखो लियो, सोए तब लियो, कहीं जाए तब लियो, कुछ भी करे तब लियो, सिर्फ लियो, चारों तरफ उसके लियो। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? मैं कहीं बोर तो नहीं कर रहा ना? सच बता रहा हूँ, मैंने लव स्टोरी एंगल लिखने में बिल्कुल गया गुजरा हूँ। पूर्ण विराम, क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट। तो क्या लगता अब आगे क्या होने वाला है? लियो, मीरा और ईसा, क्या होगा अब? कौन हारेगा प्यार की बाजी? और क्या कभी ईसा लियो का सच जान पाएगी? एपिसोड 9, आई एम योर ट्रेनर। रीकैप। मीरा बेड पे लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उसके आंखों से कोसों दूर था। वो एकदम से झल्ला गई और बेड पे बैठते हुए बोली, ओह उस सरफिरे आधे पागल ने मुझे सोने भी नहीं दे रहा। जब सोने की कोशिश करती हूँ तो मेरे दिमाग में कुंडली मारकर बैठ जाता है। अगली बार मिला तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। वो लियो को कोसते हुए बेड पे लेट गई और तकिए से अपना मुंह छिपा लिया, लेकिन लियो अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब तो मीरा का हाल कुछ ऐसा हो गया था, जहां देखो लियो, सोए तब लियो, कहीं जाए तब लियो, कुछ भी करे तब लियो, सिर्फ लियो, चारों तरफ उसके लियो। नाउ मीरा खुश थी इसलिए क्योंकि इंटरव्यू अच्छा गया था, लेकिन जब वो लियो से मिली तब उसका सारा मूड खराब हो गया था। बड़ी मुश्किल से मीरा ने खुद को संभाला और लियो को कोसते हुए सो गई। सुबह का वक्त, सुबह के 10 बजे होंगे, जब मीरा के फोने पे मैसेज आया। मीरा फोने रिंग सुनते ही फोने को देखने आ गई थी और जब मीरा ने फोने देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी। मैसेज इंटरव्यू के बारे में था और मीरा को सेलेक्ट कर लिया था। ज्वाइनिंग अगले हफ्ते से ही करनी थी। इसी तरह के 9 ईमेल्स भेजे गए थे, 9 अलग अलग लोगों को, जिसमें कुछ खास थे और कुछ वो काटे, जिनके आते ही लियो के जिंदगी उथल पुथल होने वाला था। इन 10 फ्रेशर्स के लिए खुशी का दिन था। कुछ लियो को अपना इंस्पिरेशन मानते थे,
तो कुछ लड़कियां लियो को अपना बनाना चाहती थी और कुछ अपनी पहचान बनाना चाहती थी। देखते ही देखते 1 हफ्ते गुजर गए और फिर आज वो दिन भी आ गया जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था। एल कॉर्पोरेशन के 4th फ्लोर पे एक स्टडी रूम बनाया गया था जहां न्यू फ्रेसेस को कंपनी काम कैसे करती है इसके बारे में जानकारी दी जाने वाली थी। सब कुछ सेट था और अब फ्रेसेस भी आने लगे थे। सामने लगाए गए चेयर पे 10 के 10 फ्रेसेस बैठे हुए थे। टाइम हुआ और एक लंबा चौड़ा लड़का रूम में इंटर हुआ। ये और कोई नहीं बल्कि विश्वास था जिसे फर्स्ट स्पीच देना था। उसे तो ये सब करना अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन जब बात स्पीच देने की हो तो सबसे पहले तैयार हो जाता है। एक लेखक को और चाहिए ही क्या, सामने बैठे कुछ लोग जिन्हें अपनी बातों से बोर कर सके। खैर सामने लगे चेयर पे जाकर विश्वास बैठ गया और चारों तरफ देख सबके चेहरे याद करने लगा। बिजनेस का रूल है पहले देखो, समझो, उन्हें परखो और फिर बोलो। विश्वास आंखों में चमक लिए सामने देखते हुए बोलता है, वेलकम टू माई कंपनी। तो क्या आप लोग मेरे कंपनी में काम करना चाहते हैं? विश्वास के शब्दों में कोई तल्ख नहीं था, वो बस सामने बैठे सबकी एनर्जी के बारे में जानना चाह रहा था। और हुआ भी कुछ ऐसा, सब जोर से बोले, एस सर। सब एक्साइटेड थे लियो के कंपनी में काम करने के लिए। तो स्टार्ट करे, आप लोगों को कंपनी के बारे में सारी जानकारी मेरा दोस्त देगा जो अभी आता ही होगा। वही आप सबको सारी जानकारी और 1 महीने की ट्रेनिंग सब एक साथ देंगे। सब गौर से सुन रहे थे और अब सब उस ट्रेनर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुए जा रहे थे जिसके बारे में विश्वास ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। सब उस ट्रेनर के आने का वेट कर रहे थे। इतने में विश्वास उन लोगों के शकलों को देखकर हंसते हुए बोला, अरे आप लोग उधर देखना बंद कीजिए। उसे जब आना होता है वो तभी आता है क्योंकि वह अपने मन का मालिक है। जब सब विश्वास की वो देखने लगे तभी विश्वास बोला, जब तक आप लोगों के ट्रेनर नहीं आते तब तक आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ है। सब क्यूरियस होकर पूछते हैं, क्या सर? विश्वास भी हंसते हुए जवाब दे देता है, मैं शायर हूं तो मेरे पास शायरी ही होगी ना, तो आज मैं आप लोगों को शायरी सुनाता हूं। वैसे मैं खड़ूस बॉस नहीं हूं, वो तो मेरा भाई है, भूल कर भी उससे मजाक मत करना वरना उसी वक्त तुम सबको फायर कर देगा। उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होता है। विश्वास ने अपनी बात रखी और सबको मिस्टर इनविजिबल के बारे में चेता भी दिया। आज तक किसी ने देखा भी नहीं था। जब सब कंपनी के बॉस के बारे में सोचने लगे तभी विश्वास बोला, अरे कोई मेरी शायरी सुनेगा भी या नहीं? और आपको बता दूं, मेरे भाई को पहचान पाना इतना आसान नहीं है। वो कहाँ रहता है और क्या करता है कोई नहीं जानता। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो आपके साथ ही रहेगा लेकिन आप लोगों को भनक तक नहीं लगने देगा। तो इसलिए बी केयरफुल और अब मेरी शायरी सुनो। सबने जैसे ही ये सुना तो सबके डर से पसीने छूटने लगे। सब आपस में ही बात करने लगे और सब एक दूसरे को अजीब नजरों से घूरने लगे। अब सबको एक दूसरे पे शक होने लगा था, कहीं ये तो मिस्टर इनविजिबल नहीं, गर ये नहीं तो वो होगा। यही सब सोचने लगे थे। इतने में विश्वास बोला, अरे कोई इरशाद भी बोलेगा तो मैं अपनी शायरी सुनना स्टार्ट करूं। सब हड़बड़ा गए और जल्दी से सब एक साथ इरशाद बोले। तभी विश्वास अपनी शायरी सुनाना स्टार्ट कर देता है। अर्ज किया है, आपके आंखों की ये जो चमक है ये नमी है। मैं ये सोच रहा हूं पानी है या नमक है। विश्वास इतना बोला सामने देखना लगा और जब किसी ने भी तालियां नहीं बजाई तो विश्वास थोड़ा गुस्से में बोला, कम से कम ताली तो बाजा दो यार। और फिर चारों तरफ देखने लगा। सब जल्दी से ताली बजाने लगे। सब ये सोच रहे थे कि सर कुछ अच्छा सुनाएंगे, लेकिन इतना बकवास शायरी कौन सुनाता है। सब अजीब नजरों से उन्हें घूरने लगे। तभी विश्वास ने जो कहा उसे सुन सब शांत हो गए। एक उम्र कटी 2 अल्फाज में, एक आस में तो एक कास में। तो इसलिए ये सोचना बंद करो कि आप लोग मेरे भाई से मिल पाओगे। अगर खुद चाहे तो आपके सामने होगा, फिर ना उम्र कतिएगा और ना ही मेरे भाई को लेकर कोई आस रहेगी और ना ही कोई कास। सो चिल्लर और अब ट्रेनर आ चुके हैं तो उनसे मिल लो। आया हाँ बता दूं, ट्रेनर भी मेरे भाई से कम खड़ूस नहीं है तो उससे भी थोड़ा बचकर रहना। इतना बोल विश्वास वहां से चला गया। विश्वास के जाते ही एक लड़का अंदर आता है जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसका शक चेहरा देख सब डर गए थे, बस 3 लोगों को छोड़कर। लियो सामने आकर खड़ा हो गया। इतने में एक लड़की खड़ी हुई और लियो को पहचान शॉक्ड होकर बोली, लव तुम? तभी लियो सख्त लहजे में बोला, तुम नहीं सर, आई एम योर ट्रेनर, सो आई यू अंडरस्टैंड। लियो ने जिस सख्त लहजे में ये कहा था, सब ये सुनकर डर से गए थे। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ईसा थी और उसके बगल में बैठी वाणी। दोनों आज 6 साल बाद लियो को देख रही थी। दोनों की आंखें फटी फटी रह गई थी। लियो इतना बदल जाएगा ये कभी इन्होंने ने सोचा भी नहीं था। आज लियो किसी हीरो से कम नहीं दिख रहा था। ईसा गुस्से में अपने चेयर पे बैठ गई तो वही सबसे पीछे बैठी लड़की उसे देख खुद में ही बड़बड़ाने लगी, अब ये जनाब यहां भी आ गए।
क्या इतना परेशान करना काफी नहीं था कि अब ये सीधे ही ट्रेनर बन गए? कितना चिपकू है ये, वो ये सब सोच ही रही थी तभी लियो उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, स्टैंड अप राइट नाउ। सामने बैठी लड़की चौंक गई और लियो को देख उसे गुस्से में घूरने लगी। एपिसोड 10 आंखों में धोखा रीकैप। दोनों की आंखें फटी फटी रह गई थी। लियो इतना बदल जाएगा, ये कभी इन्होंने ने सोचा भी नहीं था। आज लियो किसी हीरो से कम नहीं दिख रहा था। ईसा गुस्से में अपने चेयर पे बैठ गई तो वही सबसे पीछे बैठी लड़की उसे देख खुद में ही बड़बड़ाने लगी, अब ये जनाब यहाँ भी आ गए। क्या इतना परेशान करना काफी नहीं था कि अब ये सीधे ही ट्रेनर बन गए? कितना चिपकू है ये, वो ये सब सोच ही रही थी तभी लियो उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, स्टैंड अप राइट नाउ। सामने बैठी लड़की चौंक गई और लियो को देख उसे गुस्से में घूरने लगी। नाउ लियो ने जिस तरह मीरा को डांटा था, मीरा इतने भर से रुहासी हो गई थी। मीरा बचपन से ही थोड़ा सेंसिटिव लड़की रही थी। हालांकि हालातों से वो कभी डर कर भागती नहीं, लेकिन जब कोई अपना उसे बुरा भला कहे तो अंदर तक डर से काम जाती थी। मीरा को अब लियो के बातों से फर्क पड़ने लगा था और जिस तरह लियो गुस्से में हो बोला था उसे सुन सब शांत हो गए थे। इवन ईसा भी आज लियो का एक नया रूप देख रही थी। लियो मीरा को देख कोल्ड वॉइस में बोला, व्हाट इज योर नेम? लियो ने कहा तो सब मीरा को उत्सुकता के साथ देखने लगे। मीरा अपना सर नीचे किए हुए खड़ी थी और मन ही मन लियो को गली दिए जा रही थी। एक्डू, घमंडी, पागल, सरफिरा कहेगा, कल ही मैंने अपना नाम बताया था, बड़े आए नाम पूछने वाले। हन, देख लूंगी, अगर सर ना फोड़ा ना तो मेरा नाम भी पंडित नहीं, घमंडी कहेगा। मीरा ये सारी बातें मन में ही बोल रही थी, लेकिन लियो उसे गुस्से में घूर रहा था। लियो ने अंदाजा लगा लिया था कि हो ना हो ये मुझे ही कोस रही होगी। आया तभी लियो जोर जोर से खांसने लगा। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि इसने मुझे गली तो जरूर दी है। और तभी वह थोड़ा अपने शब्दों पे जोर देते हुए कहता है, हे सिल्ली गर्ल, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। लियो थोड़ा भड़का तो मीरा हट बढ़ा कर उसकी तरफ देखती है और फिर कहते होठों से बोलती है, जी जी सर, मीरा पंडित। मीरा ने थोड़ा धीरे से बोला था। तभी लियो बोला, जोर से बोलो, मेरे कान खराब है, जोर से बोलो। लियो ने हर एक शब्द पे जोर दिया ताकि सब उसकी बातें सुन सके। मीरा रुआसी होकर जोर से बोली, मीरा पंडित। मीरा ने कहा तो लियो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो इस समय कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी और ऊपर से उसके वो फूले हुए गाल और फिर कहते गुलाबी होठ। लियो तो बस उसे चूम लेना चाहता था। तो वही थोड़ी दूरी पे बैठी ईसा, जो इस वक्त जलन के मारे मरी जा रही थी। एक तो लियो ने उससे बात नहीं की और ऊपर से उसने सबके सामने डांटा भी। ईसा अंदर ही अंदर खुन्नस के मारे मरी जा रही थी और वह मीरा को गुस्से में घूरते हुए खुद में बोली, आहा मीरा, बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन अब नहीं रहेगा। तुझे इस पूरी कंपनी में बेइज्जत ना किया ना तो मेरा भी नाम ईसा शर्मा नहीं। देख लूंगी तुझे। रोड साइड पुअर गर्ल। और फिर ईसा उसे ऊपर से नीचे तक घुरकर सामने देखने लगती है। मीरा के कपड़े पुराने थे, लेकिन वो उसमें में बाला की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ईसा को तो उसके इस कपड़े से भी गिनसी आने लगी थी। लियो ने बिना के बाव के सिट डाउन बोल मीरा को बैठने को बोला। मीरा भी मन में दो चार उसे गली देखकर बैठ गई। लियो ने मीटिंग स्टार्ट करा और उसके बोलते ही सब शांत होकर उसके हर एक के शब्दों को ध्यान से सुनने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, पहले हम उसे जान लेते हैं। रूल नंबर 1, कंपनी किसी भी प्रकार की गलती बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप गलत हैं तो आपको रिजाइन देना होगा। रूल नंबर 2, अगर आप कंपनी के किसी भी डाटा या किसी निजी जानकारी को लीक करते हैं तो आपके ऊपर हम केस कर सकते हैं, सो बी केयरफुल। एंड रूल नंबर 3, अगर आपने राइवल कंपनी के साथ मिलकर धोखा देने की कोशिश की तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपके ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा और ये रुपये आपको लिमिट टाइम के अंदर चुकाना होगा और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो जेल के साथ साथ आपकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। सबके कान खड़े हो गए थे और दिल धक धक कर रहा था। लियो ने जितना कहा था उससे तो साफ साफ पता चल रहा था कि कंपनी कितनी स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है। ऐसे ही नहीं आज आए एल कॉर्पोरेशन इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा है। इधर लियो फिर से बोलना स्टार्ट कर देता है। अब आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में जगह क्यों दी गई है। इसका सीधा और साफ उत्तर देता हूं। हमें 10 नए लोगों की जरूरत थी और हम हर नए प्रोजेक्ट पे 10 नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं, ये कंपनी का रूल है। तो दिल्ली शहर के सबसे मार्केट सरोजनी नगर, जहां हम अपना मॉल बनाना चाहते हैं, सरोजनी नगर, जो हमारे लिए बेस्ट मार्केट प्लेस है, तो हम उसे खो नहीं सकते। धीरे धीरे बातें बती चली गई और मीटिंग 4 घंटे तक चला। अब शाम के 5 बज चुके थे।
कल से सबको कंपनी ज्वाइन करना था और यहाँ के पहले से काम कर रहे एम्प्लॉयज का जूनियर बनना था और उनसे सीखना था, और फिर कौन किसका जूनियर बनेगा वो कल सबको बता दिया जाएगा। लियो ने मीटिंग खत्म करा और खुद वहां रुक सबको जाने को बोला। उसके बोलते ही सब गधे की सिंक की तरफ भाग निकले। लियो ने सबकी खटिया खड़ी कर रखी थी। उन सबका तो पहले दिन ही सर चक्कर आने लगा था। मीरा भी जाने को हुई तो लियो ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसके सामने ईसा आकर खड़ी हो गई। लियो ने अपनी मुट्ठी कास ली और गुस्से का घुट पीकर रह गया। मीरा उसके सामने से ही निकल गई। शायद मीरा लियो से गुस्सा थी, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और उसे बिना देखे ही वहां से निकल गई। हालांकि मीरा ने ईसा को देख लिया था कि कैसे वो लियो के सामने खड़ी हो गई। मीरा को बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाए। आखिर कैसे बोलती? कुछ ही दिन तो हुए थे दोनों को मिले हुए, और ऊपर से लियो जब भी मिला तब उसका दिमाग ही खाता था। उसके जाते ही ईसा लियो को देख हंसने लगी। ईसा की हंसी देखकर कोई भी बता देता कि यह हंसी जबरदस्ती की है। कहाँ थे लव तुम इतने दिनों से? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ईसा बोल उससे गले मिलने को हुई तो उससे पहले ही लियो दूर होकर बोला, दूर दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज से मैं तुम सबका ट्रेनर हूँ। लियो ने यह बात गुस्से में कही थी। ईसा को बुरा तो लगा, लेकिन वो अब लियो से दोस्ती करना चाहती थी। ईसा को ऐसा लग रहा था कि अगर लियो विश्वास का एक अच्छा दोस्त है तो उसने मिस्टर इनविजिबल को जरूर देखा होगा, और यह एक सीढ़ी बन सकता है ईसा के लिए लियो के पास पहुंचने का। यानी वो लियो से दोस्ती कर लियो के पास पहुंचना चाह रही थी। लियो उसके आंखों में देख समझ पा रहा था, लेकिन ईसा कितना नीचे गिर सकती है, लियो ये देखना चाहता था। तभी ईसा थोड़ा भावुक होकर बोली, लव आई एम सॉरी ना। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे उस दिन तुम्हें सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, तुम अचानक से मेरे पास आ गए और मुझे प्रपोज कर दिया। मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। लियो को ईसा के आंखों में कहीं से भी गलती, शर्म या पछतावा कुछ नहीं दिख रहा था। कहीं से भी ईसा में थोड़ा भी उस बात को लेकर दर्द या गलती महसूस नहीं हो रही थी। लियो के लिए ये सब अजीब था, और अब जब वो सोचता है कि ईसा ने उसे छोड़ दिया था तो शायद अच्छा ही हुआ। क्या पता कल को ईसा का दिल किसी और पे आ जाता और वो उसे छोड़कर चली जाती, तो शायद उस दर्द को सहना मुश्किल हो जाता, और उस वक्त शायद विश्वास भी लियो को बचा नहीं पाता। लियो उसकी आंखों में देख रहा था और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, वाह वाह क्या बात है ईसा शर्मा, आपको उस दिन का गिल्ट हो रहा है। मुझे तो लगा शायद आपने मुझे बुला दिया होगा। लियो के एक्सप्रेशन से ईसा अंदर तक कांप गई थी। तभी लियो एकदम से अपने चेहरे पे मुस्कान लाकर बोला, ओके चलो दोस्ती कर लेते हैं। और इतना बोल लियो ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अब ईसा को लियो से हाथ मिलाने से डर लग रहा था। वो डरते डरते उससे हाथ तो मिला लेती है, लेकिन उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोली और वह से जाने लगी। तभी लियो उसे देख बोला, तो मिस ईसा शर्मा दोस्ती होने का पार्टी नहीं देंगी? लियो के बात पे ईसा बस मुस्कुरा कर रह गई। उसे लियो से अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जो शायद बेहद खतरनाक था, लेकिन उसे मिस्टर इनविजिबल हैंडसम तक पहुंचना था। तो उसने हंस देती है और मुस्कुरा कर बोली, क्यों, तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो, पार्टी कर देंगे, और वो भी 5 स्टार होटल में। मैं तुम्हें मैसेज करूंगी, ओके। और फिर ईसा बिना बोले ही वहां से निकल गई। ईसा के जाते ही लियो हंसने लगा, हा 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 हा, और फिर एकदम से चेहरे सख्त करते हुए बोला, हम जरूर मिलेंगे मिस ईसा शर्मा, हा 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 हा। सच सच बताना आप लोगों को लियो का बिहेवियर कैसा लगा? किसी साइको की तरह तो नहीं लगा ना? खैर अब आगे क्या होगा देखते हैं। आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा? बिलियनर मेकिंग सिस्टम का एपिसोड नहीं खत्म हुआ है, पर आगे का एपिसोड लॉक्ड है। जब अनलॉक्ड होगा तब डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।